कैसे लोगों को आप फैक्ट्री लगाए फैक्ट्री में वो मंडी का ठीक है पलानी पकड़ी 90 फीट कंदरवा। ओके प्रोप्राइटरशिप में है कि पार्टनरशिप में है कि कंपनी में? एमएसएमई एमएसएमई तो है लेकिन स्टेटस क्या है? पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है? सीड माय पार्टनर। ओके एलएलपी है और जनरल ओनली पार्टनरशिप है? ओनली पार्टनर। ओनली पार्टनर ठीक है। आप बताइए। अच्छा हेल्थ केयर सर्विस आप मैडम? आयुर्वेदिक मेडिसिन ओके साथ में आप बताइएगा इंट्रोडक्शन। बनाना चाह रहे हैं अभी स्टार्ट में? अभी हम लोग फंडिंग सीख रहे हैं। और कोई? कितने लोग यहाँ प्रोप्राइटरशिप में हैं, कितने पार्टनरशिप में हैं, कितने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हैं? प्रोप्राइटरशिप में है। पार्टनर हो गया आप? प्रोप्राइटरशिप में हैं आप? अभी कुछ नहीं है, अभी थिंकिंग। आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में? ठीक प्राइवेट कंपनी में दो 3 प्राइवेट कंपनी में है, एक पार्टनर में, बाकी प्रोप्राइटर्स में। ठीक है सबसे पहले चलते हैं आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। बैंकिंग के साथ साथ आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आज के डेट में सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है। ठीक है तो आप लोग कौन कौन लोग अभी जो इतने भी स्टार्टअप आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं, इसकी अकाउंटिंग कौन कौन लोग शुरू कर चुके हैं या नहीं किए? कैसे करते कभी शुरू किए हैं? पैसा डाल रहे हैं तो आखिर उसकी अकाउंटिंग तो शुरू की होंगे ना, जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं या जहाँ से फंड आ रहा है तो उसकी अकाउंटिंग आपने शुरू किया? सर अभी चल रहा है, स्टार्टअप का 7-8 महीने हुआ है, तो उस हिसाब से हम लोग हर महीने का इनपुट आउटपुट निकालते हैं। आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को एंड होता है और आफ्टर देन एक न्यू फाइनेंशियल शुरू होता है। तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 अगर आप 7-8 महीने पहले शुरू किए होंगे तो फाइनेंशियल ईयर 23-24 शुरू आपका कंप्लीट हो गया, न्यू फाइनेंशियल ईयर 24-25 शुरू हो गया। तो हमारे यहाँ इनकम टैक्स में हम चलते हैं पहले इनकम टैक्स और अकाउंटिंग से, देन बैंकिंग से। ठीक है तो सबसे पहले जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं वो फाइनेंशियल ईयर वाइज बनते हैं, फाइनेंशियल 23-24 फिर फाइनेंशियल 24-25, क्योंकि जब आपके फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होंगे उसी के बेसिस पे आपके आईटीआर वगैरह फाइल होंगे, और आईटीआर वगैरह फाइल होना आज के डेट में सबसे मैंडेटरी है। इवन की कंपनी के भी केस में अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हैं तो आपके पास ऑडिट ट्रेल अप्लीकेबल है, आप जानते होंगे। ऑडिट ट्रेल के केस में आपको डे टू डे अकाउंटिंग करना मैंडेटरी है। तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स वहां से शुरू होंगे जहां से आपने स्टार्टअप शुरू किया है, जहां से डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने शुरू किया है, उसके सर्टेन कंप्लायंसेज आपने कंप्लीट किया होगा, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वगैरह अप्लाई किया होगा, एमएससी में रजिस्ट्रेशन आप करवाए होंगे। तो इस तरह से सर्टेन फॉर्मेलिटी करने के बाद आपके अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स होंगे तो 31 मार्च का आपका बुक्स अकाउंट्स कंप्लीट हुआ होगा। आफ्टर देन जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे उसके बाद फिर आपके इनकम टैक्स की ड्यू डेट है। अगर ऑडिट है, ऑडिट के केस में प्रोप्राइटर है और पार्टनरशिप के केस में अगर ऑडिट है तो देन 31 अक्टूबर लास्ट डेट होता है, अदरवाइज 31 जुलाई इज लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आईटीआर। कंपनी के केस में भी 31 अक्टूबर होता है। देन कंपनी के केस में 2 एडिशनल चीज होते हैं, OC4 और NGT 7 फाइल करना। इवन की जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको KYC 30 सितंबर तक कराना होता है। ये सब आपको पता होगा, कुंदन जी ने बताया होगा, उन्होंने क्लास लिया होगा। तो ये सर्टेन कंप्लायंसेस करने के बाद अब हम चलते हैं, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार हो जाते हैं उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बेसिस पे बैंक के पास आप जाते हैं लोन के लिए। ठीक है तो बैंक लोन अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को व्यू करती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करती है कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आया है इसके बेसिस पे आपकी जो लोन की रिक्वायरमेंट है वो कितने की रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप
कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं कंप्लीट कर पाते हैं। तो आज के डेट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप तैयार करते हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बैंक के परव्यू से, बैंकिंग पर्पस के परव्यू से हमारे जो सर्टेन रेशियोज हैं, आप सभी जानते हैं कि बैंक में एसएमई के तहत आपके 5 करोड़ तक का आपका बिना गारंटी का लोन मिल सकता है। लेकिन आज के डेट में भी अगर आप बिना गारंटी में जाएंगे तो सर्टेन सीजीएसटी में जाएंगे तो 5 करोड़ तक आपका बिना गारंटी का लोन है। ठीक है, आप सीजीएस में के अंदर जाते हैं फिर भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट वहां पे पड़ेगी। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय सबसे पहले आपको देखना है कि जो सर्टेन बैंक के पैरामीटर से जो रेशियो हमारे हैं वो रेशियो हमारा कवर करता है कि नहीं कवर करता है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है ना। नेट प्रॉफिट में उसको कहते हैं आफ्टर टैक्स एक बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट में एक आफ्टर टैक्स एक बिफोर टैक्स एक बिफोर, अगर बैंक से लोन लिए होंगे तो इंटरेस्ट भी लगता होगा, तो ईवीडीटीआई कहते हैं उसको। ठीक है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट जब तक नहीं रहेगा आप बैंक से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट का पे आउट कैसे करेंगे, ईएमआई का पे आउट कैसे करेंगे, क्योंकि सब कुछ प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है, इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोन लेकर के लोन नहीं पे कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय देखिए कि हमारी प्रॉफिट कितनी आ रही है, कितने परसेंट आ रही है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सही है या नहीं सही है। तो यहाँ से जैसे ही आप प्रॉफिट जनरेट करना शुरू करेंगे, बैंक बोला कि नहीं ये इसको हमको फाइनेंस करने लायक है तो फाइनेंस करेगी। लेकिन जहां पे प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस में, अगर मान लीजिए आप शुरू में ही लॉस दिखा देंगे, ठीक है, तो लॉस जब दिखाएंगे तो बैंक वहीं पर रिजेक्ट कर देगी, लॉस मेकिंग कंपनी है। तो बताइए कि कोई आदमी लॉस मेकिंग कंपनी होगा, कोई फाइनेंस करेगा उसको? नहीं करेगा। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते समय आपको ये देखना है कि हमें प्रॉफिट जो है कितना रखना है। ठीक है, थोड़ा बहुत ही रखना है, लेकिन अगर प्रॉफिट है तो रखना है। अभी हम लोग सच में बर्न ही कर रहे हैं, जैसे वेबसाइट बना रहे हैं, ऐप बना रहे हैं, हर चीज कर रहे हैं। और रही बात स्टेटमेंट की, तो हम लोग फाउंडर्स होते हैं तो वो मेंबर होते हैं, तो खर्च जो है उसी में लिमिटेड होती है। जो ज्यादातर ऑनलाइन कर रहे हैं तो वो तो बैंक स्टेटमेंट में दिख जाएगा, तो एक बार में कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। मैडम, बैंक स्टेटमेंट में दिखना अलग चीज है। बैंक स्टेटमेंट में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन हमको उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लाना है। जो आपके एक्सपेंडिचर हैं, देखिए उसमें कुछ तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होंगे, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर होंगे, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। ठीक है, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे बैलेंस शीट का पार्ट है। जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंडिचर या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर है वो आपको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में राइट ऑफ करना है। तो जब तक आप उसकी अकाउंटिंग नहीं करेंगे, जब तक बैलेंस शीट नहीं बनेगा, तो तब पता कैसे चलेगा कि कितने की आपकी एसेट्स है, कितने की लायबिलिटी है, कितने की प्रॉफिट है। ठीक है, तो बैंक स्टेटमेंट तो ट्रांजेक्शन दैट इज नॉट ए बुक्स ऑफ अकाउंट। ये सारा काम तो सीए ही कर देते हैं। नहीं, सीए के अलावा कोई जरूरी नहीं कि सीए कर देते हैं, सीए के अलावा हम लोग अपने से आता नहीं है, तो सारा हम लोग उनके पास दे देते हैं। नहीं आता है तो आप किसी, जैसे पार्ट टाइमर बहुत सारे अकाउंटेंट रहते हैं, आप पार्ट टाइमर अकाउंटेंट को रख लीजिए, आपको सप्ताह में या महीना में 1-2 दिन हाँ, वही आएगा, होता है। सारा कंप्लीट करके आपको चला जाएगा, सारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना करके देगा। लेकिन कुछ बेसिक हम लोग को भी होनी चाहिए नॉलेज। नॉलेज होनी चाहिए। वो एवरी, उसकी कमी। देखिए एवरी जो भी बिजनेस करते हैं, कम से कम बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। बुक्स ऑफ अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। कल अकाउंटेंट गलत करके चला जाएगा, आपके फाइनेंशियल में रॉन्ग हो जाएंगे, आप इसको कोई नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जब हम बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो हमें बेसिक नॉलेज अकाउंटिंग का होना चाहिए। ठीक है, कैसे हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना है, क्या क्या चीज देखना है। तो मान लीजिए कि आपको, आप खर्चा एक्सपेंडिचर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर डाल के लॉस में लेके चला गया, आपकी ऑडिट होगी, रिटर्न चला गया, आप तो चेंज नहीं हो सकता है, बैंक के पास जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने क्या प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा खड़ी हो गई, बैंक के हिसाब से चाहिए भाई कि करंट रेशियो हमको इतना से इतना चाहिए, 1:1 चाहिए, आपकी लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स ही नहीं है। तो बताइए कि अगर कोई लाइबिलिटी जिसके पास ज्यादा होगा, कोई बैंक लोन देगा उसको? क्योंकि सारा पैसा तो आप लाइबिलिटी पे करने में खत्म कर देंगे, तो फिर बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी आप बिजनेस जब स्टार्ट शुरू करते हैं तो अपने को अकाउंटिंग नॉलेज होना जरूरी है। अब पता नहीं आप लोग को अकाउंटिंग क्लास लिया गया कि नहीं लिया गया है, जो कि बेसिक होनी चाहिए। बेसिक होनी मैं चाहिए। अक्सर ये सोचता है कि आज कल बैंक वाले आ रहे हैं, ये सब कुछ हम लोग सीखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कभी चलिए मैं 10 मिनट अकाउंटिंग की क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, सर
भी क्वेश्चन है मतलब आपका अगर इसमें हाँ, additional- बिल्कुल। मैं इसकी व्यू से आई हूँ कि सर जो हम लोग यहाँ स्टार्टअप फंड भी लिए हैं तो और वो वाला भी पैसा और अपना भी पैसा लगाया हमने और धीरे धीरे करके जैसे नॉर्मल चीजें जो है हम लोग खरीद रहे हैं, धीरे धीरे खरीद रहे हैं, उसको भी कैसे शो ऑफ किया जाए वो भी बताइएगा। क्या चीज जो है किस वाले सेक्टर में जाएगी वो भी आप प्लीज में बता दीजिएगा। ठीक। और हमें छोटे छोटे जैसे 100 रुपीज का 200 रुपीज का अगर हम लोग को अकाउंटिंग करते हैं तो अभी मैं क्लूलेस हूँ कि वो अगर छोटा छोटा अमाउंट अगर यूज कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेंस होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल होता है। आपके जो क्वेश्चन है ना, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हमारी कौन सा एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डे टू डे जो भी एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसके बिल और वाउचर्स होना जरूरी है। जो भी खर्च कर रही हैं उसका एविडेंस। देखिए अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है? अकाउंटिंग स्टार्ट होता है जैसे हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। तो मान लीजिए आप 100 रुपया का कोई भी एक्सपेंडिचर आपने किया, अकाउंटिंग आपको वहीं से स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले डिटरमाइन करना है कि एक्सपेंडिचर किस हेड का है। बिजनेस रिलेटेड इनकम टैक्स में या कंपनी में जो भी एक्सपेंडिचर बिजनेस को चलाने के लिए या बिजनेस को रन करने के लिए या प्रॉफिट को अर्न करने के लिए एक्सपेंड किया जाता है, वो बिजनेस एक्सपेंडिचर कहलाता है। सिंपल सी बात है। पर्सनल एक्सपेंडिचर आर नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो जो एक्सपेंडिचर, मान लीजिए कि आप यहाँ पे आई, अटेंड करने के लिए आई, आपने कॉन्वेंस पे किया होगा, है ना, आपने फेयर दिया होगा ऑटो को या रिक्शा को, जिसको भी दिया, आपने ऑटो पे किया, तो दैट इज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप यहाँ सेमिनार अटेंड करने के लिए आई। ठीक है। वो आई कैन यस। ठीक है। तो एक कॉन्वेंस एक्सपेंडिचर। अब आपके पास एक वाउचर, सबसे पहले प्राइमरी क्या चीज है कि हमारे पास एक वाउचर्स होना चाहिए। जो भी अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वाउचर्स जरूर होना चाहिए। वाउचर का फॉर्मेट आपके पास है? नहीं सर, नहीं नहीं है। देखा है मैंने बिजनेस के और अभी- अदर लोगों को हाँ, देखा है, तो लेकिन सबसे क्या पहले सही होना चाहिए उसका एग्जैक्ट नॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले आपके पास एक वाउचर होना चाहिए। ठीक है। वो वाउचर आपको बनाना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। अगर मान लीजिए कि आप नॉलेज नहीं है कि हमको किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, आप सिंपली डायरी में लिख लीजिए इस डेट में इतना इतना हमने एक्सपेंडिचर किया है। आप अगर अकाउंटेंट रखेंगे, अकाउंटेंट को बना करके दीजिए कि भैया इसका वाउचर बना दो। अगर आप जानती हैं कि हमको डेबिट करना है, अब हम आपको अकाउंटिंग पढ़ाना शुरू करेंगे, तो कहिए तो हम अकाउंटिंग पहले शुरू कर देते हैं। डिफरेंस सर, वो हैं? ज्यादा जरूरी है। क्या तो बैंकिंग तो समझ लेंगे। कॉमर्स कितने लोग हैं? कोई कॉमर्स है इसमें? नहीं है। एमबीए मैंने कर रखा है कॉमर्स से। हैं? आप किए हैं? अच्छा जी, अकाउंटिंग से ही मैंने किया है। ठीक है। तब तो आप जानते होंगे कि गोल्डन रूल जो अकाउंटिंग का है क्या क्या है। यस सर। देखिए हमारे यहाँ जो अकाउंटिंग का है फंडामेंटल रूल्स है। नेचर ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? नेचर ऑफ अकाउंट है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट। ठीक है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जैसे हम हो गए, आप हो गए, जो पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन होता है। जैसे हमने लोन लिया, हमने आपसे लोन लिया, चेक के माध्यम से लिया। अब इसमें दो चीजें इन्वॉल्व होगी, एक पर्सनल अकाउंट हो गया और एक रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में जो भी एसेट्स है, जो भी एसेट्स वगैरह होते हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं। बैंक आपके एसेट्स है, कैश एसेट्स है, फिक्स आपका फर्नीचर है, टेबल कुर्सी है, कंप्यूटर है, जितने भी तरह के रियल अकाउंट्स है। और एक नॉमिनल अकाउंट्स हो गए जिनके, और जितने भी तरह के एक्सपेंस है, इनकम्स है, वो नॉमिनल अकाउंट्स है। ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का फंडामेंटल रूल्स है, ऑल द रिसीवर, ठीक है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो आपको देता है उसको क्रेडिट करना है। जैसे मान हमने आपको 100 रुपया दिया, आप क्या करेंगे? मेरे नाम से 100 रुपया क्रेडिट करेंगे। किसको करेंगे? डेबिट किसको करेंगे? मान लीजिए कैश में हमने दिया आपको 100 रुपया, तो 100 रुपया आपके पास कैश आया, दैट इज अ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल्स है कि जितने भी जो आता है, व्हाट कम्स, जो आता है उसको डेबिट करते हैं और जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो आपके पास मान लीजिए कि कैश आया 100 रुपया, आप 100 रुपया को डेबिट करेंगे। गिवर कौन हुए? गिवर अरविंद कुमार, अरविंद कुमार के नाम से क्रेडिट करेंगे 100 रुपया। ठीक है।
तो दैट इज द फंडामेंटल। इसकी तरह से जितने भी नॉमिनल, आपको पर्सनल अकाउंट बता दिए, रियल अकाउंट बता दिए। नॉमिनल अकाउंट्स में ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। जितने भी तरह के एक्सपेंस आपको होते हैं, ठीक है, वो आपको डेबिट करना है। जितने भी तरह के एक्सपेंस होते हैं उसको डेबिट करना है, और जितने भी तरह के इनकम्स होते हैं उसको क्रेडिट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपया कॉन्फ्रेंस में खर्च किया, हाँ नहीं, ठीक है। अब इसको बताइए कि क्या एंट्री करेंगे, वाउचर कैसे बनाएंगे। एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे। कैश हमारे पास से गया है, एक्सपेंस हमने किया है, तो एक्सपेंस मेरा एक्सपेंडिचर है। तो जब एक्सपेंडिचर हमारा 100 रुपया है तो कॉन्फ्रेंस को डेबिट करेंगे, और क्रेडिट किसको करेंगे, मेरे पास से कैश गया है तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, कैश उतना से आपका कम हो गया। वाउचर बनाने से अगर मैं ऑफलाइन भी पे और या ऑनलाइन भी पे कर ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनकम टैक्स में सिर्फ फर्क पड़ता है कि इनकम टैक्स हमारे यहाँ लिमिट है कि कोई भी कैश एक्सपेंडिचर 10,000 से ऊपर नहीं करना, अदरवाइज दैट एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। वाउचर को सर इनकम टैक्स में क्या पे करें, क्या दिखाना हो? कभी रिक्वायरमेंट होती है, इनकम टैक्स का स्क्रूटनी में होता है, या जो भी ऑडिट, अगर ऑडिट के केस में जाएगा तो कंपनी के केस में तो मैंडेटरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वाउचर भी इंक्लूड होते हैं। जो भी बिजनेस है उनके 100 रुपया से ऊपर का कोई भी एक्सपेंडिचर होता है, उसमें 100 रुपया से ऊपर का जो भी है वाउचर मेंटेन करना कंपलसरी होता है। ठीक है, तो वाउचर्स आपको मेंटेन करना है। वाउचर के जब आपके पास बना हुआ रहेगा, अकाउंटेंट सीधा वाउचर उठाएगा, एंट्री कर देगा। ठीक है, अगर मान लिया आप वाउचर बनाना सही तरीके से सीख गए तो टैली सीखना बड़ा आसान होता है। टैली सीख जाएंगे तो खुद आप अकाउंटिंग करना शुरू कर देंगे। अगर हमें इतना नॉलेज हो गया है कि हमको किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, तो हमें टैली उसी बेसिस पे है जो हमारे वाउचर का पैटर्न है। ठीक है, तो जब टैली आप सीख गए तो आप आधा अकाउंटिंग आप खुद से कर सकते हैं। बाकी थोड़ा बहुत गलती होगा तो जब ऑडिट के पास जाएंगे, या किसी सीए के पास जाएंगे, या किसी अदर प्रोफेशन के पास जाएंगे, सारा करेक्शन आपको वहीं पे हो जाएगा। तो यू मस्ट बी नो कि हमें वाउचर बनाना आता है, और वाउचर बनेगा तभी जब आप सीखिएगा और वाउचर बनाना शुरू कीजिए। वाउचर का फॉर्मेट सर एक बार फिर से बता दीजिए। वाउचर का फॉर्मेट मैं आप सबसे, आप कहीं भी मिल जाएगा, आप दुकान में जाइएगा वहाँ वाउचर का फॉर्मेट मिल जाएगा, रेडीमेड मिल जाएगा, खरीद करके भी ले सकते तो खरीद के भी ले सकते खरीद हैं, अपना करके। प्रिंटिंग करवा सकते या हैं, प्रिंट भी करा सकते हैं, जैसे ऊपर आप फर्म का नाम, एड्रेस वगैरह कर दीजिए। ठीक है, हैं। वो मारेंगे हम प्रिंटिंग में कहीं भी मिल जाएगा, मानेंगे प्रिंटिंग वर्कशॉप में कहीं भी मिल जाएगा, प्रिंटिंग वर्कशॉप में मिल जाएगा। छुपा लीजिए हो गया। सिंपल सी है, सिंपल सा है कि हमें 2 कॉलम बनाना है, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। वर्टिकल बनाना है, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। जैसे मान लीजिए कि ये वाउचर से है, आपने बोला ये डायरी वाला जो फॉर्मेट है, वैसे हम लोग एक्सेल पे कर लिख रहे हैं, हाँ ऐसे लिखिए। तो इसके लिए वाउचर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ, मैं तो ये गूगल शीट, गूगल फॉर्म भर लेती हूँ, लेकिन अभी भर नहीं पाती। ऊपर आप फर्म का नाम लिखेंगे। देखिए, ये वाउचर का फॉर्मेट है मोटा मोटी। ठीक है, ऊपर में क्या है, यहाँ पे हेड डालेंगे डेबिट। डेबिट किसको करना है, अरे अमाउंट है। ये 2 कॉलम हमने अमाउंट का डाला, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। एक डेबिट का और एक क्रेडिट का, ये पर्टिकुलर विवरण हो गया। डेबिट एक्सपेंडिचर या जो भी होगा, एक डेबिट का यहाँ पे कॉलम रहेगा और एक क्रेडिट का रहेगा। ठीक है,
नारेशन में आप लिख सकते हैं, नारेशन में किसको पेमेंट किए, एक रुपीज इन वर्ड्स रहेगा। ठीक है, तो ये मोटा मोटी ये फॉर्मेट का भौतिक प्रारूप यही होता है। ठीक है, मार्केट में आपको 2-3 तरह के वाउचर का फॉर्मेट मिलेंगे, लेकिन अगर आपको इजी वे में समझना है तो ये फॉर्मेट एक डेबिट और एक क्रेडिट, इधर डेबिट और इधर क्रेडिट। तो ये मान लीजिए कि हमने कॉन्वेंस एक्सपेंडिचर किया है, तो क्या करेंगे यहाँ पे पहले लाइन में कॉन्वेंस को लिखेंगे डेबिट। कहाँ भरेंगे, इस साइड में भरेंगे 100 रुपया। ठीक है, इस साइड में 100 रुपया भरेंगे। इधर लिखेंगे कैश, कैश में अगर हमने एक्सपेंड किया है तो कैश लिखेंगे, कैश को क्रेडिट इस साइड में लिखेंगे, दूसरे वाले क्रेडिट वाले कॉलम में। तो दोनों कॉलम 100 रुपया से आपका मैच हो गया। सिमिलरली टैली में भी यही प्रारूप है। टैली में जब आप एंट्री करेंगे तो वहां भी आपको डेबिट करना है। सबसे पहले तो आपको लेजर क्रिएट करना है, लेजर क्रिएट करेंगे, उसके बाद कॉन्वेंस, जैसे आप पेमेंट में जाएंगे F5 में, वहां से एंट्री आपको करेंगे तो ऑटोमेटिक है कॉन्वेंस आपको डेबिट करना है, कैश क्रेडिट करना है। तो सेम प्रारूप टैली का भी है वाउचर्स का। तो जब आप वाउचर बनाना सीख जाएंगे तो फिर टैली भी इजी वे में सीख जाएंगे, नो डाउट। ये मंथली होगा सर या फाइनेंशियल ईयर? पर डे पर डे, जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे, अगर मान लीजिए पर डे एक्सपेंडिचर करते हैं तो पर डे मेंटेन करना है। हाँ, उसमें reconciliations वगैरह हम लोग बता सकते हैं, मैनेजमेंट टीम का मतलब ये नहीं है, तो उससे इसीलिए हम लोग का टाई अप होता था, टैली से टाई अप होता था ताकि रिकंसिलिएशन इजीली हो जाए। तो वो मैटर वो ये करता है, टैली नहीं भी सीखते थे हम लोग, मतलब अगर वो सारे सॉफ्टवेयर से करते हैं। हाँ, टैली अगर नहीं है दूसरे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसे भी कर सकती है, कोई जरूरी नहीं कि टैली सॉफ्टवेयर करे, लेकिन वाउचर में। लेकिन अगर कंपनी के रूप में, आपका प्राइवेट कंपनी के रूप में है, तो फिर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल की फैसिलिटी हो, ऑडिट ट्रेल इनेबल, ऑडिट ट्रेल, एडिट लॉग वो इनेबल हो अगर प्राइवेट कंपनी है तो। ठीक है, तो ये वाउचर बनाना आप सीख गए। वाउचर के बाद आपको क्लासिफिकेशन करना है कि हमारे नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर किस टाइप का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जो डे टू डे एक्सपेंडिचर करते हैं फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है, लॉन्ग टर्म लंबे समय तक मिलता है, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक्सपेंसेस को क्लासिफिकेशन करना है कि रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर जो भी, जैसे कॉन्वेंस आपका हो गया, सैलरी हो गया, रेंट, ऑफिस रेंट हो गया, इस तरह से जो भी रेवेन्यू इसमें, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, मोबाइल बिल, कार का अगर गाड़ी का है तो व्हीकल्स का जो भी पेट्रोल्स वगैरह होंगे, या प्रिंटिंग स्टेशनरी, जैसे मान लीजिए आपने पेपर खरीदा या पेपर वाउचर छपवाया, वाउचर परचेज किया, या पेन, कॉपी, पेंसिल, जितने भी तरह के स्टेशनरी आइटम है, प्रिंटिंग स्टेशनरी हो गया, स्पीड पोस्ट करती हैं तो पोस्टरी कोरियर करती हैं, स्पीड पोस्ट, ये सारे। कभी कभी उसका ना बिल नहीं देते हैं, तो वो वाउचर से अपने एकदम ये कर सकते हैं कि अपना वाउचर अगर काट लिए तो हो जाएगा। हाँ, वो कर सकती है। अगर बैंक से पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैश में प्रॉब्लम है तो बिल होना जरूरी है। सर जैसे कुछ लोग का मतलब मंथली आना जाना रहता है, डेली का मतलब परचेज और सेलिंग नहीं है, तो फिर उसमें किस तरीके से? जब भी आप बोले कि जब भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे तब ये वाउचर बनाना है। अगर मान लीजिए कि मंथली बेसिस पे आप आते जाते हैं, मंथली बेसिस पे परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो मंथली बेसिस पे आपको करना है। जैसे ये वाउचर बन जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट्स को अपने से हम लोग सीख सकते हैं। जब वाउचर बनेगा तो आप टैली सॉफ्टवेयर खरीद लीजिए या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अगर खरीद हम लीजिए। अगर हार्ड कॉपी में बनाना चाहें, हाँ, कर सकते हैं, एक हार्ड कॉपी में रहेगा तो हम जाके सीख। बिल्कुल। हार्ड कॉपी रहेगा तो फिर हार्ड कॉपी के बेसिस पे आप कंप्यूटर करना आसान हो जाता है। बैंकिंग से रिलेटेड एक और क्वेश्चन था, जैसे हमारे अकाउंट पे वेरियस क्लाइंट का पैसा आता है, हाँ, जैसे गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेल कर रहे हैं, तो कभी म्यूजियम का आया, कभी खादी मॉल का आया, तो उसमें सर कोई कोड होता है क्या पहचानने के लिए कि किनका पैसा आया? क्योंकि पता नहीं चलता है कि पैसा कहाँ से आया, नहीं, पार्टी का वो आया, आपको पता करना पड़ेगा, वो पता करना पड़ेगा। जैसे आप अगर किसी को सप्लाई करते हो तो इनवॉइस रेज करते होंगे ना, तो इनवॉइस रेज करते होंगे, उस इनवॉइस बेसिस पे रिकॉग्नाइज करना है कि ये पेमेंट कहाँ से आया है, कि इतना का इनवॉइस हमने रेज किया तो इतना अमाउंट का कहाँ से पेमेंट आया है।
कोई जरूरी नहीं कि एक ही अमाउंट का सभी का होगा, डिफरेंट अमाउंट का होगा। तो वो आपको जो आपको पैसा भेजता होगा तो आपके साथ एक स्लिप भी भेजता होगा आरटीजीएस वगैरह का कि हमने आपको पैसा ट्रांसफर कर दिया है। ऐसा नहीं है। फोन भी नहीं करेगा, फोन करके खबर करेगा ना कि आपका पेमेंट कर दिया। डायरेक्ट अकाउंट पे देते हैं, उनका सोया रहता है। डेट फिक्स तो आप बिल जो रेज करते होंगे, सेल इनवॉइस रेज करते होंगे, तो उसके बेसिस पे आप रिकॉग्नाइज कीजिए कि पेमेंट मेरा कहाँ से आया है, या फिर उनसे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मांग लीजिए कि सर आप हमने जो पेमेंट किए हैं उसका हमको एक डिटेल भेजिए कि कब हमको पेमेंट किए हैं। ठीक है। पासबुक अपडेशन में भी नहीं आता है। नहीं, पासबुक में नाम आ सकता है, अगर मान लीजिए कि उन्होंने बैंकिंग चैनल के थ्रू पेमेंट आपको किए हैं, आईएमपीएस छोड़ करके, आईएमपीएस में नाम नहीं आता है, लेकिन बाकी आरटीजीएस में या नेफ्ट में नाम भी आता है कि XYZ ने आपको पेमेंट किया। अभी आरटीजीएस से तो पैसा बहुत कम लोग कर रहे हैं सर, ज्यादा आईएमपी। हाँ, तो उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है, आईएमपी उसमें नाम नहीं आता है, तो आपको पता करना है कि ये पेमेंट किसका है। वो बड़ा डिफिकल्ट है, वो आपको खुद डे टू डे बेसिस पे आपको करना है कि ये पेमेंट कहाँ से आया है। ठीक है, वो चीज। सर इसमें जैसे यूपीआई हम लोग भी करते हैं तो खबर नहीं जाती है, बहुत बार हम लोग उसमें नोट लिख देते हैं। नोट अगर लिखते हो तो ना, बहुत लोग नोट नहीं लिखते हैं कि यूपीआई से हो जाता आईएमपीएस नहीं होता, उसमें तो यूपी में तो जाएगा, आईएमपीएस में नहीं है। जाएगा। यूपीआई में तो निकनेम का भी ऑप्शन देता है। हाँ, ये होना चाहिए। सर और सैलरी जैसे हम लोग ने दिया है और वो फोन पे जो है एक्टिव मेरा पर ये वो करंट अकाउंट का, तो मैंने उसी से दे दिया है सर। वो सर वो भी उसका भी अगर वाउचर हम बना देंगे तो फिर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी को वाउचर बना सकते हैं, सैलरी को डेबिट करके और जितना बैंक से पेमेंट। होगा। हाँ बिल्कुल अलाउड है, फोन पे कैश के छोड़ करके जितने भी डिजिटल है। डिजिटल है सब अलाउड है। ठीक है, तो आप पर्सनल अकाउंट समझ गए, बुक रियल अकाउंट समझ गए और नॉमिनल अकाउंट। कहीं इसमें कोई दिक्कत किन्हीं को बताइए अकाउंटिंग में। सर एक्चुअली जीएसटी को भी रखना जरूरी होता है, जैसे कंपनी बना किसी को प्रोडक्ट दिया आपको उसका बिल जरूरी होता है आपके पास। 100 रुपया से ऊपर कोई भी अगर होगा तो आपको दो कॉपी बनाना है, टैक्स इनवॉइस, एक कॉपी अपने पास रखना है, जो माल परचेज कर रहे हैं जिनको सप्लाई किया उनको एक कॉपी देना है। ठीक है, क्योंकि जब तक आप उनको बिल नहीं देंगे, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है, रजिस्टर्ड पर्सन है तो उनके लिए बिल रखना मैंडेटरी है, क्योंकि वो इनपुट आपको जो जीएसटी उन्होंने पे किया है वो उसको इनपुट लेंगे। वो साल में एक बार जो होगा ऑडिट वगैरह में नहीं, मंथली बेसिस पे जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं या क्वार्टरली बेसिस पे जो जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, है ना, वो जैसे आपको जो आपने अपना सेल पे जो जीएसटी कलेक्ट किया आप भी रिटर्न फाइल करेंगे, वो उनके 2B में और 2A में रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, उसके बेसिस पे वो इनपुट लेंगे। तो इनपुट लेने के लिए दैट इज वन ऑफ द कंडीशन, सेक्शन 16(4) ऑफ द CGST एक्ट एक कंडीशन है कि आपके पास इनवॉइस होना मैंडेटरी। ठीक है, तो इस तरह से आपको उनको बिल देना मैंडेटरी। और कुछ इनकम टैक्स जीएसटी के साथ ही तो दे रहे हैं, फिर अलग से भी देना पड़ता है क्या? इनकम टैक्स में? देखिए, इनकम टैक्स अलग है, इनकम टैक्स अलग है, जीएसटी अलग है और कंपनी एक्ट अलग है। जीएसटी का रिटर्न आपको दाखिल करना ही करना है। जीएसटी आप जो भी जीएसटी के दायरे में है, आपको मंथली या क्वार्टरली जो भी अडॉप्ट किए हैं उसके बेसिस पे आपको मंथली रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स में आपको आईटीआर फाइल करना साल भर में एक बार, जो ड्यू डेट है, अगर नॉन ऑडिट के केस है तो 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल करना है। ऑडिट का केस है, जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है तो उनको 31 अक्टूबर तक रिटर्न फाइल करना जरूरी है और 30 सितंबर तक ऑडिट करा लेना कंपलसरी। ठीक है, इसी तरह से जो कंपनीज हैं वो इनकम टैक्स में भी रिटर्न फाइल करेंगे, जीएसटी में भी रिटर्न फाइल करेंगे और कंपनीज एक्ट के अंदर
AOC4 और MGT7 भी फाइल करेंगे। ये कंप्लायंसेस है। जैसे सर आपने बताया कि 1 करोड़ से ऊपर, 1 करोड़ से नीचे आपको 1 करोड़ अगर नीचे है ट्रेडिंग करते हैं तो 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। 8% से कम अगर प्रॉफिट डिक्लेयर करते हैं तो देन ऑडिट कराना है। ठीक है। अच्छा 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना ही करना हाँ 1 करोड़ के ऊपर। हाँ 1 करोड़ के नीचे अगर टर्नओवर है तो आपको 8% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। मैंडेटरी। हाँ मैंडेटरी, नहीं तो फिर ऑडिट करेगी। ऑडिट तभी होगा जब बुक्स पे अकाउंट्स रहेगा। ऑडिट तभी होगा जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपके पास रहेगा। सारा डेटा नहीं तो बेटर है कि अपना शो कर दीजिएगा 8% हमारे हाँ 8% प्रॉफिट डिक्लेयर कीजिए, बुक्स पे अकाउंट में नहीं करना मैंडेटरी। उससे सर प्रॉफिटेबल भी होता है इन फ्यूचर के लिए अगर ऑडिट करवाते हैं हाँ, कि बिल्कुल। इससे भी ज्यादा प्रॉफिटेबल बिल्कुल। और सिर्फ आईटीआर का एक क्वेश्चन था, सॉरी डाइवर्सिफाई करते बट पहले जब जॉब करते थे तो फॉर्म 16 होता था, सीधा अपडेट कर दिया और वो आईटीआर पे होता था। तो सर अब अगर हम डायरेक्टर हैं जॉब को छोड़ दिया तो कैसे मतलब उसको कैसे करेंगे? कंपनी में डायरेक्टर है ना आप, कंपनी से सैलरी विड्रॉ करती हैं, नहीं के बराबर करती हैं, तो फिर आपको कोई इनकम नहीं, कंपनी चला रहे हैं। सिर्फ कंपनी का आईटीआर जाएगा। जब आप कंपनी से अपना डायरेक्टर रेमुनेशन लेंगी, जो भी कंपनी से 10,000 20,000 पर मंथ या जो भी आपकी सैलरी फिक्स होगा, अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से फिर आपको आईटीआर भी फाइल करना है इंडिविजुअल के रूप में। इंडिविजुअल का भी हर साल पहले होता था। पहले तो फील होता था ना, अब स्टेटस चेंज हो गया। पहले आप एम्प्लॉयमेंट में थे, अभी आप खुद की एम्प्लॉयमेंट में। तो पहले दूसरे कंपनी से आपको सैलरी मिलता था, अभी तो आप अपने खुद की कंपनी स्टार्ट किए हैं, तो जब तक अपनी कंपनी से आपको सैलरी नहीं मिलेगा तब तक आपका पर्सनल इनकम क्या है? कुछ नहीं। आईटीआर की जो पेमेंट आता है तो मेरा 2 साल का अभी तक आया नहीं। क्या पेमेंट आएगा? ये जो ये रहता है ना सर, क्या? टैक्स टैक्स जो कटता है पहले TDS टीडीएस जो होता रिफंड की बात कर रही है हैं आप? refund का। रिफंड हर केस में नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि टीडीएस आपका कट गया तो रिफंड आएगा, हर केस में रिफंड नहीं आता है। जब आपकी टैक्स लायबिलिटी, जब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी जब रिटर्न फाइल करती है, जब टैक्स लायबिलिटी टीडीएस के अमाउंट से कम होता है, यानी टीडीएस ज्यादा कटा हुआ है और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम बनता है, तब रिफंड बनता है, तब रिफंड आएगा। लेकिन आपको जितनी टीडीएस कटा हुआ है उतना ही की टैक्स लायबिलिटी आएगा, तो फिर रिफंड क्यों आएगा? टीडीएस कटने वाला थोड़ी है। मान लीजिए कि आपकी सैलरी पहले 5 लाख था, 5 लाख के ऊपर आपका टीडीएस कटा हुआ है, ठीक है। अब 5 लाख के बराबर जितना टैक्स आएगा उतना बराबर हो गया, उससे उससे तो रिफंड नहीं मिलेगा। तो इंश्योरेंस आपको डिक्लेरेशन भी तो देती होंगी ना उसमें, अपने एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर को तो डिक्लेरेशन तो देना कि मेरा इतना का LIP है, इतना का मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, तो उसके बेसिस पे टीडीएस कटता है। तो अगर किसी कारणवश अगर ज्यादा टीडीएस कटा हुआ है और टैक्स लायबिलिटी कम बना हुआ है, बनता है, तब रिफंड आता है। ना अदरवाइज कभी कभी टीडीएस कम होता है और टैक्स ज्यादा हाँ होता है। सर उसका 50% ही आया था बट उसमें भी हमने फॉर्म नहीं फिल अप किया था तो वो इसलिए शायद नहीं आया है। हो सकता है क्योंकि टैक्स लायबिलिटी आपका ज्यादा आया होगा। वो इतना देख ही नहीं पाता। पैसा आ रखा है फंडिंग के नाम पे वो भी आ जाते हैं। नहीं अच्छा। ऐसा नहीं, कोई भी डायरेक्टर पैसा निकालते नहीं अपने सैलरी में, नहीं जब जहाँ जरूरत पड़ा हम यूज कर लिए और फिर ऐसे ही चलता नहीं, रहता है। लेकिन जो भी ये कंपनी चला रहे हैं, जो भी कंपनी चला रहे हैं, आप अपना मंथली सैलरी जरूर फिक्स कीजिएगा। भले निकाल के ठीक फिर है, रख दीजिए। भले ही आप वो पैसा सैलरी के रूप में लीजिए और हाँ, फिर फिर- उतना कैपिटल या लोन के रूप में कंपनी को वापस कर दीजिए। ठीक है, फिर उससे क्या होगा, कंपनी का कैपिटल भी बढ़ेगा। जो कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा तो नेटवर्क भी बनेगा कंपनी का। आपका भी इनकम हो गया कि हम सैलरी हमने विड्रॉ किया, आपका भी आईटीआर हो गया। क्योंकि जब आप बैंक के पास लोन के लिए जाती हैं तो डायरेक्टर्स का भी नेटवर्क देखा जाता है, डायरेक्टर्स का भी आईटीआर देखा जाता है कि डायरेक्टर्स कितने कैपेबल है ना। तो जब रिटर्न ही नहीं होगा तो बैंक लोन क्या देगा आपको? डायरेक्टर का कोई इनकम ही नहीं है। तो इसीलिए कंपनी से जो भी डायरेक्टर्स हैं उनको सैलरी विड्रॉ करना चाहिए, भले ही पैसा बिहार स्टार्टअप खोले लेकिन नहीं हुए। नहीं लेना चाहिए, अच्छी बात है, अभी मत लीजिए। जब तक कि बिजनेस फुल फ्लेज नहीं शुरू होता है, प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है, तब तक मत लीजिए।
लेकिन मेरा वही कहना है, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए और फिर जमा कर दीजिए। फिर जमा कर दीजिए कैपिटल के रूप में हम, या लेने का लोन अर्थ के थोड़ी कि लेके हम खा गए, लेने के अर्थ के लिए फिर कंपनी में लगाए। मालिक जब डायरेक्टर खुद ही है तो नियम से तो अपना चलेगा ना। जब हम ITR फाइल करेंगे तो फिर हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जानते नहीं ना बस। वही बात है, कंपनी खोल लेते हैं, नियम बाद में सीखते हैं। और यही वजह है कि अधिकांश कंपनियां फेल होने का मेन वजह यही कि नियम नहीं पता। कंप्लायंसेस कंप्लायंसेस जब भी कोई हम बिजनेस स्टार्ट शुरू करते हैं, जब कंपनी रजिस्ट्रेशन तो यही सरकार को चाहिए कि यही रही है ना। अभी हम लोग आए हैं। हाँ, तो हमारा इंटरेस्ट होना चाहिए, हम कहाँ से जाकर ट्रेनिंग लें। देखिए बिजनेस स्टार्ट करने के पहले उसकी कंप्लायंसेस भी जानना जरूरी है। यू मस्ट बी नो द व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट कंप्लायंसेस वी हैव टू फुलफिल। अदरवाइज क्या है कि आप 50 रुपया बचाने के चक्कर में आप 500 रुपया गवा दिए, क्योंकि आज के डेट में कंप्लायंसेस का बहुत ज्यादा कॉस्ट है। अगर आप GST में रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, मंथली है या क्वार्टरली है, अगर आप मंथली रिटर्न नहीं फाइल करते हैं तो 25 रुपया यानी 50 रुपया पर डे लेट फी लगता है। तो अगर मान लीजिए कि आप 2 महीना नहीं फाइल किए तो आपको लेट फी लग गया, भले ही आपकी टर्नओवर 0 है, उस महीने का सेल नहीं है, फिर भी आपको रिटर्न 0 पे फाइल करना है, नहीं तो 20 रुपया आपको लग जाएगा पर डे 20 रुपया अगर 0 पे रिटर्न है। तो टर्नओवर है तो 50 रुपये पर डे आपको लेट फी लगेगा। तो कंप्लायंसेस जानना जरूरी है कि हम बिजनेस जब स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी कंप्लायंसेस को करना चाहिए, क्या इसके नियम्स हैं। कंपनी के रूप में बहुत सारे कंपनी के फॉर्मेशन करा लेते हैं, कंपनी के बारे में एबीसीडी भी पता भी नहीं है कि कंपनी होता है क्या है। सर हमें कंपनी बनाना है, किस चीज के लिए बनाना है? जो काम हम प्रोप्राइटरशिप में भी कर सकते हैं, पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, वो भी कहते हैं सर हमको कंपनी बनाना है। यू मस्ट बी नो कंपनी, व्हाट इज अ कंपनी, कंपनी है होता है क्या है, उसके कंप्लायंसेस क्या है आपको पता है तो नहीं। तो इस तरह से कंप्लायंसेज होना बहुत लोग क्या करते थे पहले कि कंपनी बना लिए, सर बिजनेस मेरा नहीं चल रहा, रिटर्न नहीं फाइल करेंगे। ऐसा नहीं होता। आपका बिजनेस स्टार्ट हो नहीं स्टार्ट हो, अगर आपने कंपनी बनाया है तो ROC में रिटर्न फाइल करना आपका मैंडेटरी है। कंपनी एक्ट के तहत गवर्न होती है, पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप एक्ट के तहत गवर्न होती है, ठीक है। GST एक्ट के तहत गवर्न होती है। तो सबके अलग अलग नियम कानून हैं, उसके तहत गवर्न होती है। तो उसके जो कंप्लायंसेज हैं आप नहीं फुलफिल कीजिएगा तो अच्छे खासे लेट फी लगेगा। अब मान लीजिए कि डायरेक्टर KYC है, 30 सितंबर तक कोई भी डायरेक्टर है अगर KYC नहीं कराते हैं तो 5,000 रुपया का लेट फी है, ठीक है, 5,000 रुपया लेट फी लगेगा। अगर AOC 4 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, 30 अक्टूबर के बाद अगर आप नहीं रिटर्न फाइल करते हैं तो 100 रुपया पर डे लेट फी है। MGT 7 30 नवंबर तक फाइल करने का ड्यू डेट है, अगर वो नहीं करते हैं तो 100 रुपया पर डे लेट फी है। तो हर चीज में लेट फी है। इसी तरह से ITR, अगर आपने 31 जुलाई तक रिटर्न नहीं फाइल किया, ठीक है, तो 5,000 रुपया लेट फी है। 5,000 और 1,000 इनकम जो डिपेंड। तो इस तरह से टाइमली अगर आप कंप्लायंस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पैसे भी बचेंगे और टाइमली कंप्लायंस अच्छे से भी माने जाएंगे। टेंशन फ्री, अलग से नोटिस नहीं पूछाना। सर एक मंथली GST भी करते हैं और एक क्वार्टरली करते हैं, कौन सा तरीके से आप? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है आप क्वार्टरली अडॉप्ट कर सकते हैं, जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको मंथली देना जरूरी, ठीक है। एक कंप्लायंस हमने डिस्कस कर लिया, और किसी कोई प्रॉब्लम है कंप्लायंस के ऊपर? फॉर्मेट होगा उसका तरीका। सर 100 रुपीज के ऊपर हम अपने वाउचर से नहीं कर सकते, ऐसा भी कर सकते हैं। सर कंपोजिट GST के बारे में, कंपोजिशन कंपोजिट वही कंपोजिशन GST हो गया। कंपोजिट आप अगर आपके टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे आप कंपोजिशन में जा सकते हैं। के लिए सर फाइनेंशियल ईयर शुरू करना होता है या बीच में हम कर सकते हैं? बीच में कभी भी कर सकते हैं, फिर आप कभी बीच में ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे टर्नओवर हो गया आप बीच में आप कर सकते हैं। तो फ्री है बेचारे, साल भर में कभी भी करते हैं। एक बार अडॉप्ट कर लेंगे, उसके बाद फिर जब तक टर्नओवर वहां तक नहीं पहुंचता है तब तक आपको जाना करना पड़ेगा।
कंपोजिट जीएसटी है, उनके जीएसटी रेट कम होता है, 1% है, अगर मैन्युफैक्चरर हैं तो 1%, ट्रेडर हैं तो 2%, इस तरह इनपुट इनपुट नहीं मिलेगा, ना आपको इनपुट मिलेगा और ना जो आपसे मटेरियल परचेज करेंगे उनको इनपुट मिलेगा, नहीं। कुछ पेमेंट्स आया हमारा जो कि हमने चीज से लेके रखा हुआ बट विदाउट जीएसटी आया तो उसको एडवांस में या और में जो करते नहीं, कोई जरूरत नहीं है, आप जीएसटी के दायरे में तो नहीं है ना, जीएसटी दायरे में है तो बिना जीएसटी के कैसे परचेज हो गया? मतलब से वही सेल तो जीएसटी के दायरे में मतलब सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे थे तो वो लोग उतना ही दिया उन्होंने और दिया ही नहीं जीएसटी तो फिर घर से दीजिए, सर वो रिम्बर्समेंट कुछ भी करें उससे मतलब नहीं है। अगर मेरे पास मान लीजिए कि 5,000 रुपये का कोई फी आया, जीएसटी के साथ 5,900 आना चाहिए था, लेकिन 5,900 नहीं आया, 5,000 रुपया दिया कि नहीं हम 5,000 रुपये ज्यादा आपको नहीं देंगे, तो 5,000 में आपको जीएसटी भी इंक्लूड है, ठीक है। उसमें से आप 5,000 डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100 टैक्सेबल वैल्यू निकाल लीजिए और उसके ऊपर जीएसटी पे कर दीजिए। सर एक ही बिजनेस में दो चीज भी हो सकता है जैसे सर्विस और ये भी हो सकता है ना मतलब कि सब कुछ हो सकता है। मतलब एक ही बिजनेस में किसी में 18% जैसे अगर आप सर्विस दे रहे हैं जैसे आपके वाले में या सीए सर्विस दे रहे हैं या हम लोग इवेंट करते हैं तो 18% सर्विस करेंगे और उसी के साथ साथ अगर किसी का प्रोडक्ट सेल करते हैं और लेट्स से वो प्रोडक्ट जो है वो कच्चा माल है तो उसमें कोई कच्चा माल से मतलब नहीं, जब सेल करे तो कच्चा माल कैसे हो गया? सेल कर रहे हैं तो कच्चा माल है कैसे? है उसमें लगता ही नहीं एग्रो प्रोडक्ट है, एग्रो प्रोडक्ट टैक्स फ्री है, टैक्स फ्री है सर तो वो वो तो आप दिखा सकती है ना, उसमें तो सर एक ही कंपनी में दोनों हो सकता है क्या 18% भी लग सकता है और 0% भी लग सकता है आप पहले हम बिल्कुल हो सकता है, एक कंपनी में हम जितने तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे, कोई 0 रेट पे भी हो सकता है, कोई 5% भी हो सकता है, कोई 12% भी हो सकता है, 18% भी हो सकता कोई है, खरीदेंगे भी तो फिर हम लोग 0% पे भी बिल्कुल 0% बेच सकते हैं, कोई एग्जेम्प्टेड सप्लाई कंपनी भी बना नहीं, नो नो नो, सब्जेक्ट टू कि आप अगर कंपनी है तो कंपनी में आपकी मेमोरेंडम में ये होना चाहिए कि हम ये भी ट्रेडिंग भी करेंगे, इसी चीज का ट्रेडिंग भी करेंगे, अगर नहीं है तो आप अपने मेमोरेंडम में अमेंडमेंट करा लीजिए, देन स्टार्ट द बिजनेस, ठीक है। आप जितनी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं, कहीं कोई पाबंदी नहीं है, सब्जेक्ट टू कि अगर कंपनी है तो आपको अपने मेमोरेंडम के क्लॉज में देखिए कि हम ये बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से। बाकी प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सर्विस भी देते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सर उसको भी तो फिर दिखा सकते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो जो अमाउंट है उसको ये दिखा करके मतलब आफ्टर मतलब ये बता रहे हैं कि अगर कुछ पेमेंट्स ऐसे आ गए हैं जो कि अब आ गए हैं उनका कुछ नहीं कर सकते हैं विदाउट जीएसटी आ गए हैं तो उसमें दिखा सकते हैं ना कि नहीं हमने इनसे परचेज किया था या इनको हमने ये सामान दिया था ये सारी चीज उसका दिखा बिल वाउचर होगा ना आपके पास? हाँ बिल नहीं वाउचर, बिल वाउचर नहीं सर वही ट्रांजेक्शन वाली चीज है उन्होंने मतलब ट्रांजेक्शन से फ्री क्लासिफिकेशन कैसे होगा कि नॉन एग्जेम्प्टेड सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई या कितना परसेंट जीएसटी पे है? कैसे होगा? जब तक आप बिल नहीं बना कर देंगे या जिससे परचेज क्यों आपको बिल नहीं देगा तो कैसे क्लासिफाई होगा? किसी भी चीज का क्लासिफिकेशन तो हमें बिल और बिल से मिलता है ना कि हम किस चीज का परचेज किया। बना करके अलग से हम लोग अपना वाउचर वाला जो बिल्कुल, अच्छा उसका भी वाउचर अलग से होता होगा ना सर जैसे वो भी हम लोग वाउचर बनाना पड़ेगा ना इसके लिए भी सैलरी वाले के लिए भी अलग voucher सभी के लिए अलग से, जो भी एक्सपेंडिचर है सभी के लिए वाउचर बनाना, और सेल्स जो आ भी रहा है पैसा उसके लिए भी उसके लिए सेल इनवॉइस रेज करना है, परचेज के लिए परचेज इनवॉइस, सेल के लिए सेल्स इनवॉइस, वो जरूरी है। सर जैसे कि मेरा प्रोडक्ट सेल है, लेकिन क्या हुआ कि कंपनी है अपनी, तो मैं गया अपने कंपनी के लिए जमीन परचेज करने, तो जमीन परचेज किया तो कुछ और जमीनें भी थी, तो उसने कहा कि ये भी जमीन है सर, तो हमने अपने ग्रुप में बोला, तो मैं वहाँ उस जमीन से बात किया, फिर अपने ग्रुप को भेज दिया, अपने ग्रुप वाले को दे दिया, तो उसमें उन्होंने हमें कमीशन दे दिया 2%, तो वो किस में है, तो वो प्रॉफिट, तो हमें प्रॉफिट हो गया। इंडिविजुअल के नाम से या कंपनी के नाम से? नहीं अभी हमने तो डायरेक्ट हमको दिया, कैश में दे दिया है। कैश में ना, हाँ, तो उसमें मुझे क्या करना चाहिए?
लीगल है। क्या करना चाहिए, इलीगली क्या होता है? अगर आप लीगल में जाना चाहते हैं, कितना कमीशन दिया, वो टीडीएस के दायरे में है कि नहीं है? टीडीएस के दायरे में, टीडीएस काट के तो नहीं दिया आपको, नहीं, कमीशन कैश में दिया होगा। कैश में दिया। तो कैश में दिया, तो अगर आप कैश इनकम दिखाएंगे कमीशन का, तो कल पूछेगा कि कहाँ से कमीशन आया। ठीक है, तो आप उसको, आपको 2 लाख रुपया के अंदर में दिखाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखाना पड़ेगा। एट ए टाइम ना, At a 2 बार time. करके ले सकते हैं। नहीं नहीं, एक पर्सन से वही पूरे होल ऑफ द ईयर, अच्छा, follow किया। होल ऑफ द ईयर। ठीक है, तो आपको 1,99,000 के अंदर ही कैश दिखाना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं दिखा। अच्छा, मैंने कैश मिल गया। बिल्कुल। अब मुझे उस पर क्या टैक्स देना होगा? अब जब ITR में लेंगे तो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। मैं इनकम में आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, इनकम में और आएगा। वो अच्छा, ये जो सर्विस हुआ, सपोज कि वो जस्ट एक केस स्टडी से मैं बता रहा हूँ कि वो जमीन वो जो था 75 लाख की, तो 70 लाख में डील हो गई। 75 लाख परचेजर ने दिया, 5 लाख का प्रॉफिट है, अपने 2 आदमी थे या 3 आदमी थे, सबने बांट दिया, सबने कैश में ले लिया पैसा। तो मुझे सर्विस जो मैंने दिया, वो जो पैसा आ रहा था 75 लाख, वो मेरे अकाउंट में हमने नहीं लिया था। अगर अकाउंट में लेते तो क्या होगा? अकाउंट में लेके मैं दे देता। रजिस्ट्री आप किए, रजिस्ट्री आप जमीन का आप किए? नहीं, मेरा जो मालिक थे, उनसे मैंने करा, मैं तो सर्विस दे रहा था, दोनों को मिलवा दिया। आपको अपने अकाउंट में लेना नहीं था, नहीं लेना चाहिए। डायरेक्ट उसके अकाउंट में। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि अब बहुत सब सिक्रेसी जो है वो आउट हो जाएगी, तो उसके कारण अगर मैं अपने अकाउंट में लेता तो मैं उनको दे सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया। ठीक है, लेकिन अगर करें तो क्या होगा? तो लेकिन करते तो जितना हमने तो- परचेज किया, जितना हमने परचेज करने के लिए पे किया और जितना हमने सेल करने के लिए लिया, दोनों का नेट मार्जिन हमारा प्रॉफिट हो गया, ट्रेडिंग ऑफ द ये हो गया। ठीक है, तो आप उसको सेल एंड परचेज में दिखा सकते हैं, जितना हमने परचेज किया इतना। ये हम हिम्मत से कर सकते हैं ना, कोई है? illegal नहीं। काम अगर हम अकाउंट में ले, हम हिम्मत से कर दैट इज सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द कमीशन। हाँ। 5 लाख रुपया अगर 70 लाख में हम खरीदे और 75 लाख में बेचे, तो 5 लाख रुपया मेरा कमीशन निकल। उसमें एक्सपेंस हम दिखा सकते रियल, वो रियल ब्रोकर, रियल एस्टेट एजेंट हो गया। हैं। तो इसमें फिर हमको टैक्स भी देना पड़ेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। इनकम टैक्स देना होगा या कोई सर्विस टैक्स देना होगा? नहीं नहीं, इनकम टैक्स। अगर आप जीएसटी के दायरे में हैं तो 18% जीएसटी भी देना पड़ेगा। मैंने जीएसटी अगर मेरे फॉर्म के नाम पे है, यस, जीएसटी जीएसटी है तो फिर 18% जीएसटी भी आपको देना है। 18%। यस, प्रॉफिट पे, प्रॉफिट पे। टर्नओवर पे नहीं। नहीं, टर्न ओवर, प्रॉफिट पे। मैं यही चाहना चाहिए, अगर इस काम को किया करें तो लीगल कमीशन इनकम पे जितने भी है, जो आप अगर आता है उस पर आपको कमीशन देना। और हम टैक्स दे देंगे तो हम फ्री हो जाएंगे। बिल्कुल फ्री हो फिर तो जाएगा। कोई डरने की बात नहीं। चलिए, अकाउंटिंग तक हम लोग पहुंच गए थे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तक पहुंच गए थे। बाई अकाउंटिंग के थ्रू हम लोग बुक्स अकाउंट्स बनाएंगे। आफ्टर हम चलते हैं बैंक के ऊपर। ठीक है, तो आज के डेट में बैंकिंग पैरामीटर से ईच एंड एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है, ये सभी को जानते हैं। विदाउट बैंकिंग हम कोई काम नहीं कर सकते। अगर आपके पास अपना फंड है तो आप अपने फंडिंग के थ्रू करेंगे, लेकिन अगर हमें और बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए एंड बिजनेस को चलाने के लिए हमें बैंक लोन की जरूरत पड़ती है। अब इसमें एक वर्किंग कैपिटल लिमिट होता है और एक टर्म लोन होता है। सभी को जानते हैं कि वर्किंग कैपिटल लिमिट क्या है और टर्म लोन क्या है? हैं? जानते हैं। वर्किंग कैपिटल आपके डे टू डे बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। टर्म लोन, आप कोई मशीनरी खरीद रहे हैं या आप कोई प्लांट वगैरह खरीद रहे हैं, तो उसके लिए आपको टर्म लोन की जरूरत पड़ती है। टर्म लोन का रिपेमेंट ईएमआई में होता है। वर्किंग कैपिटल का ट्रांजेक्शन डे टू डे बेसिस पे होता है। आप उसमें पैसा डालेंगे, पैसा निकालेंगे, उसमें कोई ईएमआई फिक्स नहीं होता। इस सब लोन फंडिंग कराने के लिए जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट बैंक रेशियो देखता है। ठीक है, सबसे पहले एनपी, नेट प्रॉफिट रेशियो, उसके बाद आपके पास करंट रेशियो, नेटवर्थ, डेट इक्विटी रेशियो। ये सर्टेन रेशियोज हैं जो आपकी बैंक के हिसाब से आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिट होनी चाहिए, तभी बैंक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको फाइनेंस करेंगे। ठीक है, तो जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं तो उसमें आप जो भी जिनसे भी करवा रहे हैं वो बैंकिंग पैरामीटर के हिसाब से जो रेशियोज हैं वो जरूर निकलवा करके देखिए कि हमारा पैरामीटर के हिसाब से ये रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि बहुत बार होता है क्या है कि जाने अनजाने में
जो अकाउंटेंट होते हैं या जो एंट्री करते हैं, वो इनकम को कम करने के लिए या किसी कारणवश एक्सपेंडिचर को करने के लिए लायबिलिटी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है। जब लायबिलिटी ज़्यादा होगा तो नेचुरली है कि लायबिलिटीज आपके पास ज़्यादा होंगे। करेंट एसेट्स में आपके पास स्टॉक आता है, सन्डी डेटर्स आता है, कैश एंड बैंक बैलेंस जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस जाते हैं। करेंट लायबिलिटीज में आपके पास बैंक ओडी लिमिट आता है, सन्डी क्रेडिटर्स आता है एंड अदर जो भी लायबिलिटीज है वो सब आता है। तो करेंट एसेट्स निकालने के लिए आप एक तरफ करेंट एसेट्स निकाल के देखिए, दूसरे साइड में करेंट लायबिलिटी निकाल देखिए। कभी कभी होता है क्या है कि लायबिलिटी अगर ज़्यादा हो गया तो जस्ट उल्टा हो गया, या करेंट एसेट्स रेशियो जितना चाहिए 1:1 चाहिए उससे कम हो गया, तो फिर बैंक, जब आपके पास एसेट्स ही नहीं है, लायबिलिटी ज़्यादा है, जो पहले ही बताया था कि लायबिलिटी ज़्यादा होगा, तो बैंक का लोन तो सब पहले चला जाएगा लायबिलिटी को पे करने में, तो फिर आप बिजनेस कैसे कीजिएगा? तो दैट इज इंपॉर्टेंट। इसी तरह से नेटवर्थ, नेटवर्थ क्या होता है कि हमें नेटवर्थ देखना इसलिए जरूरी होता है कि हमारे, मान लीजिए कि जितना हम पैसा लगाएंगे तो हमारे कंपनी के पास जब नेटवर्थ रहेगा तभी हमारे बैलेंस शीट को स्ट्रांग माना जाएगा। नेटवर्थ के हिसाब से ही आपकी लोन की जो लायबिलिटी है पे ऑफ करने की जो कैपेसिटी वो डिपेंड करता है। तो नेटवर्थ ही नहीं है किसी के पास, मानिए किसी के पास नेटवर्थ नहीं है, लोन लेगा तो कहाँ से पे करेगा? आप लोन ले भी लिए, बिजनेस नहीं चला पाए, तो फिर उसको रिपे कैसे करेंगे? तो ये सब आप लोग को थोड़ा ध्यान रखना। अगर कोई बिजनेसमैन एजुकेटेड हेल्प करे तो फिर वो दुकान चला रहा है, हाँ, क्या उसको लोन मिलेगा या नहीं? मिलेगा। पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है, पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं है। आपके पास अगर एसेट्स है, आपके पास अगर एसेट्स है और आपके पास बुक्स ऑफ अकाउंट स्ट्रांग है, क्या का ये भी राइट होता है कि जो बिजनेस ओनर है उससे ये पूछना कि ये सामान का दाम कितना है और ये सामान का दाम कितना है। अगर आपको सामान का दाम नहीं पता है तो आपका रिजेक्शन हो सकता है लोन का। ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है हमारे साथ। दाम का हमको नहीं पता है, हम हमारा स्टाफ चलाता है, यही बात है। नहीं, हम स्टाफ रखे हो, हम स्टाफ रखे हैं, स्टाफ चलाता है, हमें नहीं पता है। आप हमें क्या देखेंगे? आप मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखिए, मेरे पास आईटीआर की कॉपी देखिए कि मेरे पास कितना हम टैक्स देते हैं। हमारे फाइनेंशियल में देखिए कि हमारे फाइनेंस के हिसाब से हमारे एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है लोन लेने का। अभी कुछ दिन पहले हमने आईडीएफसी बैंक से चेक किया था। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से? अच्छा, और कंपनी अकाउंट पे क्योंकि हम लोन ले नहीं रहे थे क्योंकि बैंक जो है कंपनी लोन देती नहीं है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट के लिए जब अप्लाई किया गया तो मेरा जो कंपनी है रजिस्टर्ड उनकी बहन के नाम, ठीक है। तो सारा चीज होने के बाद, मतलब सारा वेरिफिकेशन होने के बाद उन्होंने रिजेक्ट किया, ठीक है। ये बोल करके कि जो बिजनेस ओनर है उसको प्रोडक्ट का प्राइस नहीं पता। गलत है। ठीक, रिटर्न वे में दिया आपको? नहीं, आप बोलिए रिटर्न वे में दीजिए, आप रिटर्न में मांगिए कि आप ये इस बेसिस पे आपने लोन मेरा रिजेक्ट किया है कि हमें प्राइस, प्रोडक्ट का प्राइस मालूम नहीं है, आप लिख के दीजिए। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक थोड़ा कंजर्वेटिव है, अभी लोन उतना ओपन करता नहीं है। आप गलत बैंक आपने सिलेक्ट किया है, बैंक को बदल दीजिए। ठीक है, आप बैंक चेंज कर दीजिए। जहाँ पे कि वो लोग आए हुए थे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक वाले, और बहुत 2-3 जगह पे हमने मिला, उन्होंने कहा था कि स्टार्टअप को हम सपोर्ट करते हैं, ये करते वो करते, तो इस वजह से करवाए। वो आप पता चल रहा है वो तो मार्केटिंग मैन है ना, वो मार्केटिंग मैन है, बहुत तरह का दिया होगा आपको, हमारे ऑफिस में हमेशा आते हैं। ठीक है। आप जो भी है एक नेशनलाइज बैंक में ओपन कीजिए और उनके पास अप्लाई कीजिए। आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रांग होना चाहिए, आपकी नेटवर्क अच्छी होनी। घर के सामने में, जहाँ पे मेरा घर है घर के सामने का है। क्योंकि वो अभी लोन में इतने लिबरल नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ डिपॉजिट लेते हैं, डिपॉजिट लेते हैं और बाकी वो ज्यादा लोन वगैरह नहीं करते अभी, उनका लोन कुछ सिलेक्टेड होता है, इसलिए आप बैंक चेंज कर दीजिए। बैंक कौन सी है? सब है, नेशनलाइज बैंक कोई भी चले जाइए, एसबीआई है, पीएनबी है, जो आपको लोन दे दे सब अच्छा बैंक है।
जिससे बढ़िया आपका रिलेशन हो वो भी अच्छा बैंक है, आप जिससे बढ़िया ट्रांजेक्शन करते हो हैं। अभी जो बैंक से रिलेशन अच्छा बनेगा जब आप बैंक में करेंट अकाउंट खुलाएंगी, उससे बढ़िया ट्रांजेक्शन करेगी, आपका टर्नओवर बढ़िया होगा, आप उससे ट्रांजेक्शन कीजिए। तो फिर क्या दिक्कत है, क्यों मना किया था? उस समय लोग बोले कि अभी बहुत भीड़ चल रहा है, अभी नहीं करेंगे, 3 महीने बाद आई, इसलिए मना किया। सरकारी वाला बैंक नहीं, 3 महीना भीड़ है, मान लीजिए कि 3 महीना के बाद है, आप अगर आप फाइनेंशियल में आपने अपने अकाउंट वगैरह बनवाए हुए हैं, ITR वगैरह सब है, है, GST है, सारा चीज़। सब कुछ है, तो फिर दूसरे बैंक के पास अप्रोच कीजिए। हम लोग ऐसे फाइल बना करके से जा जाके दूसरे बैंक में भी गए, फिर छोड़ दिए, क्यों, थक गए। क्या और CC लिमिट के लिए? नॉर्मल क्या था ना कि हम लोग इकट्ठा कर रहे थे पैसा, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं हम लोग घट रहा था। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका? हम लोग का IT का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड का। हम लोग ई-वेस्ट पे काम कर रहे हैं, ई-वेस्ट कलेक्ट करके और उससे हम लोग प्रोडक्ट अच्छा, तो स्टोर करके अलग प्लस अलग उसको उसको दोबारा रीस्टोर बेचते हैं, करके पैकेजिंग उसका पार्ट पैकेजिंग करके वो हम लोग से ठीक है। हमारा अच्छा खासा टर्नओवर है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, ठीक है। बट जब प्रोजेक्शन की बात हुई तो वो बोला कि जो कंपनी का ऑनर है उसको प्रोडक्ट का दाम ही नहीं पता, तो क्या वो कंपनी नहीं चलाएगा? तो आप कौन सी लोन के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए गए थे कि टर्म लोन के लिए गए थे, वही बताइए ना पहले। और ठीक है, इसमें तो वर्किंग कैपिटल लोन ही मिलेगा ना आपको, वर्किंग कैपिटल तो कोई भी बैंक दे देता है। अभी हम क्या आपको समझ रही है? वहाँ पर IIBM कॉलेज है ना, उसमें भी हम लोग 1200 स्क्वायर फीट का स्पेस लेके अभी बनवा रहे, काम वहाँ चल रहा है, वहाँ पे प्रॉपर एक ऑफिस बनवा रहे हैं। ठीक है, हमसे बात कीजिएगा, आप बैंक को बता देंगे, आप हो जाएगा उसमें। नंबर नोट कर लीजिएगा, हमसे बात कीजिएगा। अगर कोई नहीं करता तो फिर हमें स्पेसिफिक लिख के दीजिएगा कि इस बैंक में हमने अप्लाई किया था, ठीक है, और इतना दिन के बाद एप्लीकेशन मेरा रिजेक्ट हुआ, एप्लीकेशन लेकिन उन्होंने कोई रिटर्न नहीं दिया, और किस ब्रांच में की थी, कौन कंसर्न पर्सन से बात हुई थी, वो रिटर्न वे में हमको लिख के दीजिए। ये भी कुछ होना चाहिए, लोगों को भी टाइम क्योंकि RBI की मीटिंग में जनरली इस तरह के क्वेश्चन उठते हैं कि बैंक टाइमली लोन नहीं देता है या रिजेक्ट करता है, तो वो कहते हैं कि स्पेसिफिक केस दीजिए कि किस केस में हुआ था, ठीक है, ये जनरल हमें एग्जांपल मत दीजिए। तो स्पेसिफिक जब आपके पास रिटर्न रहेगा तभी हम बता पाएंगे कि इन्होंने इस बैंक में अप्रोच किया था, इतने दिन एप्लीकेशन लेने के बाद उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि 10 लाख रुपया तक लोन देने में किसी बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो 10 लाख तक क्या मैम? फाइनेंशियल वो जब भी होगा सर तो अब नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर अच्छा, और वो भी सर क्वार्टरली होता है या फिर मंथली होता है? उसका क्वार्टरली। क्वार्टरली। कंपोजिट में ये बेनिफिट है, आप पूरे साल में जब चाहे तब जमा करें। हाँ आप GST बनाते हैं सर? हाँ, तो उसमें सर रेंट एग्रीमेंट का भी क्या चल रहा है ये? GST रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास अगर अपना प्रेमाइसेस है या रेंटल प्रेमाइसेस है, रेंटल प्रेमाइसेस तो रेंट एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, साथ में लैंड ऑनर का आपके पास आधार होना जरूरी है, जहाँ पे प्रेमाइसेस है आपका नाम के साथ बोर्ड के साथ उसका फोटो होना जरूरी है, ये GST में मांगते हैं, ये नहीं रहेगा तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो वहाँ से विजिट करने जाते होंगे? बिल्कुल जाते हैं, जैसे तो सब पहले पिछले 1 साल से नियम है तो इंस्पेक्शन का। सर 1 साल के अंदर में ही कराया तो सर कोई विजिट करने के लिए अभी तक आया नहीं आया, आपका किस्मत अच्छा है, लेकिन रूल यही है, इसीलिए वो मांगते हैं कि आप हमको प्लॉट नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, साथ में अगर मकान नंबर अगर है या फ्लैट नंबर है, साथ में फोटो मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? आपका बोर्ड लगा होना चाहिए। अगर ऑन प्रेमिसेस है तो वहाँ तो फिर सब ऑन है आपके नाम से है तो आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपके नाम से रसीद होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी होगी, है पेरेंट्स के नाम पेरेंट के नाम से, तो पेरेंट्स आपकी किराए पे दिए हैं कि फ्री में दिए हैं? फ्री में दिए हैं। पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लगेगा उसमें, पेरेंट्स का कंसेंट लेटर लेना होगा, और साथ साथ फोटोग्राफ्स और उसका रसीद, बिजली बिल की कॉपी लगाना पड़ेगा। बिजली बिल की कॉपी के साथ और क्या बताया सर? कंसेंट लेटर,
वो लेटर कहाँ से निकलता है? अपने से बनाइए, कहीं फॉर्मेट नहीं होता। क्या खुद से मतलब बना करके हाँ, ये समोसा निकाल दीजिए, खुद बनाइए कि जिनके नाम से प्रॉपर्टी है, आई सो एंड सो रेजिडेंट एड्रेस सो एंड सो हैज गिवन प्रेमाइस ग्राउंड फ्लोर पे है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, जहाँ भी है इतना एरिया इतना है ना। हमने अपने सन को ए बिजनेस इस नाम से बिजनेस चलाने के लिए विदाउट एनी रेंट का दिया है। मैं अपने एविडेंस के रूप में अपना आधार कार्ड लगा रहा हूँ, साथ में जो रसीद है, जो लैंड रिसीट है, उसकी कॉपी लगा रहा हूँ। ठीक है, वो लगा कर देना। खुद मतलब स्वयं पेरेंट्स को लिख के देना होगा? हाँ जी, वो लगाना पड़ेगा रजिस्ट्री से। तो किनके नाम से लिखेंगे? टू होम इट में कंसर्न, टू होम इट में कंसर्न, जिसको दे रहे हो दे रहे हैं। अच्छा सर, Rented है। अगर मेरा रेंटेड है और हमने रेंट अपना बदल दिया हाँ, तो रेंट बदल दिया तो नया रेंट एग्रीमेंट होगा। तो हम नया रेंट, लेकिन फिर जीएसटी में कवर करना होगा हाँ इस चीज़ का? बिल्कुल, चेंज ऑफ प्रेमाइस करना होगा, करना होगा। बिल्कुल। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जैसी चेंज होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देना है, देना। अमेंडमेंट फाइल करना है। अच्छा मैंने और ज्यादा कुछ नहीं ना उसमें? नहीं, अगर ये नहीं करेंगे तो गलत है। गलत है। प्रिंसिपल प्लेस पे तो जीएसटी का कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम लोग जैसे दे रहे हैं अपना जगह यूज करने के लिए दे रहे हैं कंपनी को, और वो रेंटेड है, पहले से जैसे ये प्रीमाइसेस रेंटेड है और फिर उसमें भी हम दे रहे हैं और रेंट एग्रीमेंट कंपनी के नाम पे नहीं बना, तो सर ऐसा कुछ है प्रॉब्लम? आप सब एग्रीमेंट कर सकती हैं, सबलेट कर सकती हैं। ड्यूरेशन भी होता होगा सर कि कितने दिन के लिए हम इनको दे रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर वो कहते हैं कि मतलब खाली कराने की जब बात आती है 11 महीना मिनिमम चलता है, 11 महीना जो आपका एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के हिसाब से। सर 3 साल का रहता है, क्योंकि ड्रग लाइसेंस लेने में 4 साल उम्र मांगते हैं। एग्रीमेंट आप कितने साल के कराते हैं उसके डिपेंड करता है, 11 महीना, 24 महीना, 36 महीना, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सर तो अगर जिस फैमिली का है और वो दे रहे हैं तो वो हमेशा के लिए चलेगा, वो बार बार एग्रीमेंट को ये नहीं बेटर होगा कि एग्रीमेंट बना लीजिए एक बार, 1000 रुपया का स्टैम्प पे एग्रीमेंट बना लीजिए, आपको कंटिन्यू। सर वो तो जीएसटी में बना ही था, तब एक फिर उसके बाद में उसको ये नहीं करवाना, अपडेट नहीं ना करवाना पड़ता। नहीं, और सर उसमें भी एक क्वेश्चन है कि सर जैसे अभी जैसे हम लोग बिहार में कहीं पे भी हम लोग ले रहे हैं, वो भी बहुत सारा चीज है जो अपना रहता है हम लोग और वो दे रहे हैं, तो वो कंपनी के नाम पे लिख करके बनाना होगा क्या एग्रीमेंट करके कंपनी को हम ये चीज देखिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर है तो ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी डायरेक्टर विल एक्यूट द रेंट एग्रीमेंट। आपको अथॉरिटी दिया जाएगा कि एक कंपनी के बिहाफ में सबसे पहले उसका एक बोर्ड रजिस्ट्रेशन बनता है कंपनी की, ठीक है, कि कंपनी बोर्ड रजिस्ट्रेशन में आपको अथॉरिटी दिया जाएगा कि आप कंपनी के बिहाफ में रेंट एग्रीमेंट आप साइन कर सकते हैं, सिंपल सी बात। तो आप जब रेंट एग्रीमेंट साइन करेंगे तो नेचुरली कंपनी के बिहाफ में करेंगे, नाम होगा कंपनी का, ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी यू आर डूइंग दिस। और जैसे टेबल है, चेयर है, ये सब हम कैसे शो कर सकते हैं कि पहले से जो है पहले से कैसे आएगा, पहले तो रहता है पहले वो नहीं शो कर सकते। मतलब वो कंपनी को अगर मिलता है कैसे गिफ्ट में, कंपनी को गिफ्ट टेबल मिलेगा, लेके जाओ। आप यूज कर लीजिए, लेकिन कंपनी के बुक्स में नहीं आएगा वो। अगर उसका एक तरीका है कि आप सेल इनवॉइस बनाइए, परचेज कर लीजिए और उतना उनको पे कर दीजिए, बॉलीवुड में। मान लीजिए कि फर्नीचर आपके फादर के नाम से है, टेबल कुर्सी फादर के नाम, फादर से एक सेल बिल बनवाइए कि भाई इतना का फर्नीचर, इतना का टेबल है, उनको उतना पे कर दिए, उतना आप कैपिटल में एडिशन कर लीजिए उसको, ठीक है। अगर कोई गिफ्ट भी हमें मिलता है कंपनी हाँ। से आने के लिए, कुछ हमें जब चीज की जरूरत है, इन्हीं के पास है, वो हमें गिफ्ट कर दिए, ठीक है लेके जाइए, उसकी बुक वैल्यू जीरो होगी, जीरो हो जाएगी। गिफ्ट आइटम वैल्यू जीरो। सर और मेरा एक ये पर्सनल क्वेश्चन था कि पर्सनल अकाउंट मेरा जो है उसमें जैसे आप प्रोफेशनल बैंक में तो वो भी आता है, पैसे आते हैं, तो अगर हम लोग कंपनी से नहीं ले रहे हैं, लेकिन से 1 साल से 1.5 साल से नहीं ले रहे हैं, तो वो वाले की आईटीआर में फिल कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा बेटर। आईटीआर में जो भी आपके इनकम्स हैं, देखिए अब थोड़ा सा आप लोग को आईटीआर पढ़ा देते तो हैं, वो फ्रीलांसिंग का ठीक है। हमारे यहाँ इनकम में, इनकम टैक्स के तहत में 5 सोर्सेज ऑफ इनकम को डिफाइन किया गया, ठीक है। एक आदमी को 5 हेड ऑफ जो सोर्स है उससे इनकम हो सकता है।
अगर आप सैलरी होल्डर हैं, कहीं एम्प्लॉयमेंट में हैं, कंपनी में डायरेक्टर हैं, वहां से सैलरी मिलेगा, तो इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर आपके पास कोई मकान है या दुकान है या कोई फ्लैट है, वहां से किराया आता है, तो इनकम फ्रॉम रेंट। ठीक है। अगर आप वहाँ कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, जैसे मैडम अपना डायरेक्टर के साथ साथ एंकरिंग भी करती हैं, तो प्रोफेशनल इनकम हुआ, तो वहां से पैसा आया, वो भी इनकम है। तो दैट इज इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। एक होता है, मान लीजिए हम काम करते करते म्यूचुअल फंड खरीद लिए, शेयर खरीद लिए और उसको हमने बेचा, तो एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। अगर 12 महीने तक होल्ड किए तो शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से ऊपर किए तो लॉन्ग टर्म। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन 4 हो गए। और इसके अलावा और कहीं से भी कोई मेरा इनकम होता है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लॉटरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये 5 हेड ऑफ सोर्स जो होते हैं वो किसी पर्सन की इनकम होती है। 5 हुआ ना, सैलरी इनकम, रेंटल इनकम, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सब 139 में होता है। सर जैसे कि मुझे किसी ने क्लास लेने के लिए बुला दिया, हाँ पैसा दे दिया। ऑनरेरियम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जीएसटी नहीं देते पर्सनल ऑनरेरियम। सर, तो अगर कंपनी अकाउंट में अगर वो पैसा लेते हैं कंपनी अकाउंट में नहीं लेना है उसको, कंपनी थोड़ी प्रोवाइड कर रही है। करंट अकाउंट में ले ले, अपने पर्सनल करंट अकाउंट में। डायरेक्टर ले रहे हैं, बहुत सारा बार ऐसा होता है कि ले नहीं, गलत है, गलत है। कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, ट्यूशन ऑनरेरियम प्रोवाइड नहीं कर रही है। आपको अपना पर्सनल अकाउंट में लेना है, सेविंग अकाउंट में भी सेविंग अकाउंट में लेना है, कंपनी अकाउंट में नहीं लेना है। कंपनी में सिर्फ जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम है उसी को डालिए, बाकी जो आपके पर्सनल नेचर इनकम है आप अपना सेविंग में डालिए। बिल्कुल, अगर कंपनी का काम है कंसल्टेंसी देना तो आप उसमें ले सकती हैं, लेकिन कंपनी कंसल्टेंसी अगर नहीं दे रही है, ठीक है, आप पर्सनल के रूप में पर्सनल कैपेसिटी में दे रही है, तो पर्सनल इनकम है। हमारे मैडम में नहीं है कंसल्टेंसी देना, लेकिन किसी ने बुला के कहा कि कंसल्टेंसी आप तो चाहिए। पर्सनल इनकम देंगे। ठीक है, तो इस तरह से 5 हेड ऑफ सोर्सेज हमारे यहाँ हैं, और ये 5 हेड सोर्सेज मिला करके इसको कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। आफ्टर देन इसमें से जो हमारे यहाँ भी दो टैक्स रिजिम चल रहा है, एक ओल्ड चल रहा है, एक न्यू चल रहा है। तो इसमें से जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, एटीसी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या एटीडी में आप मेडिकल एक्सपेंडिचर मेडिकल वर्क करते हैं, इसको घटाने के बाद जो बचता है उसको कहते हैं टोटल इनकम। टोटल इनकम के ऊपर टैक्स लगता है, सिंपल सी बात है। तो अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख रुपया से ऊपर होगी तो टैक्स बनेगी, टोटल इनकम 7 लाख रुपया से कम है तो टैक्स नहीं। ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम में चलते हैं। विदाउट एनी डिडक्शन अगर 7 लाख रुपया के नीचे है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, 7 लाख से ऊपर है तो टैक्स लगेगा। सर हम सारा कुछ करके अपना दिखा देते हैं हर एक साल 6.5 लाख, तो फिर हमें अगर कभी कोई लोन लेनी पड़ती है तो लोन मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। कभी कहते हैं नहीं आप तो टैक्स देते नहीं। आईटीआर फाइल करने के कितने दिन के बाद टीडीएस कटा हुआ होता है वो आ जाता है? आजकल तो 2 दिन में भी आ जाता है मैडम। आजकल नहीं करते। हाँ, 31 जुलाई लास्ट डेट है, 31 जुलाई जो लास्ट डेट। 2 दिन में आ सकता है, 10 दिन में आ सकता है, 15, डिपेंड करता है कितने दिन में रिटर्न। फिर मेरा एक मैसेज आ रहा है कि आपका ना बैंक में जो है वैलिडेट करा लीजिए। वैलिडेटेड है, मतलब बैंक में भी कराया और इसीलिए आईटीआर का पैसा नहीं आ रहा है। आईटीआर में आप वैलिडेट कराइए अपने अकाउंट्स को, लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर अकाउंट ऐड आप अपने अकाउंट्स को वैलिडेट कीजिए आईटीआर अपने पोर्टल पे, इनकम टैक्स के पोर्टल पे। बिल्कुल आएगा, 100% आएगा। आप एक अपने अकाउंट को वैलिडेट करा लीजिए, पैसा रिफंड आएगा। अच्छा ये सब सर काम अपने से करना होगा या अपने से करवा? सब अपने काम कीजिए, बिजनेस कैसे कीजिएगा? मैं भी सोच रहा हूँ कितना काम आप बता रहे सब आप खुद कीजिएगा तो फिर प्रोफेशनल क्या करेंगे? खाली मोटा मोटी नॉलेज होनी चाहिए, ये काम ऐसे हो जाए। देखिए, हर आदमी हर काम नहीं कर सकता है। हम बिजनेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, मेरा काम ही वही है। तो सब चीज का मास्टर है, तो आप जो आपको स्पेसिफिक वर्क है आप अपना वर्क कीजिए, दूसरे को दूसरा काम दे दीजिए। लेकिन हाँ, आपके पास समय अगर है, आपके पास समय है
अपना समय निकाल के आप खुद भी काम कर सकते हैं। नहीं समय है अगर तो आपके सिर्फ पास monitor knowledge है। कर ले, वही बहुत है। आपके पास अगर नॉलेज है, समय है। क्या क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सर ये मतलब नॉलेज मुझे इसलिए चाहिए कि मैं मॉनिटर कर सकूं कि उनको जो मैंने बोला तो काम बने। मैंने सर यही महसूस किया कि अधिकांश जो कंपनियां बन जाती है वो सीए साहब की गलती तो देखो प्रॉपर बताते नहीं है ऑनर को, और वो जैसे अब मनमानी कर लेते हैं। जब मनमानी करते हैं तो फाइन दिखा देते हैं, कितना फाइन लग गया, हाँ। या तो दो या कंपनी बंद करके भागो। इसका रीजन यही है ना कि आपको पहले से बेसिक नॉलेज नहीं है। बेसिक नॉलेज वही मैं भी। पहले से बेसिक नॉलेज नहीं है कि हमको कंपनी बनाना चाहिए, कि प्रोप्राइटरशिप में भी काम मेरा चल सकता है, पार्टनरशिप में काम मेरा चल सकता है। तो बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है। और अगर कंपनी बना ली तो जो टाइम टू टाइम आपका ऑडिट वो कर रहे हैं तो कर लीजिए, फिर फाइन मत लगवाइए, हम आपको पैसा दे रहे हैं। टाइमली कंप्लायंस। देखिए बहुत बार होता है क्या है, हम लोग तो रात ही झेलते हैं आदमी को। हम लोग फोन करते रहते हैं कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सर आ जा रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, करते करते एक टाइम पे समझ में नहीं आता कि क्या क्या देना है, कितना कुछ देना है, इजीली हो जाता है। ये अकाउंट्स बनाते ही नहीं हम लोग। नहीं। देखिए अल्टीमेट होता है क्या है, ट्रांजेक्शन आप करती हैं या आप लोग करते हैं, ट्रांजेक्शन्स का डिटेल आपको पता होता है कि हम किसको क्या पेमेंट किए हैं, मेरा इनकम का क्या सोर्स है, कहाँ से पेमेंट आया है। बहुत लोग क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट जो भी सीए के पास पटक के चले जाते हैं। ठीक है। सीए कोई भगवान तो नहीं है कि आपने साल भर में क्या ट्रांजेक्शन किया है, किसको किसको पेमेंट कहाँ से आया, कहाँ गया है। तो आप जब तक उसका डिटेल बना के नहीं दीजिएगा कि ये मेरा एक्सपेंडिचर ये है, ये एक्सपेंडिचर मेरा ये है, वो तो तब बैंक ऑफ ये बुक ऑफ अकाउंट में हो गई, सारा चीज आप वो अगर बनाइएगा। हम लिखना सीख गए, वो हम लिखना उनको दे सीख देंगे। गए। जैसे बैंक स्टेटमेंट को आप अगर व्यू करते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में कहाँ कहाँ से मेरा पेमेंट आया है, आप जब तक हैं स्टेटमेंट पे ही लिख देते हैं हाँ, उसको तो underline कर आसान हो जाता है। किसी भी आदमी के लिए, प्रोफेशनल के लिए वो आसान हो जाता है कि भाई ये हमें ये इसका इस सेल का है या लोन का पैसा है। क्योंकि बैंक में तो बहुत तरह के पैसे आते हैं। मान लीजिए कि सेल के अलावा आपको पैसे की जरूरत पड़ गया, तो बोले भाई हमको 5,000 रुपया दे दीजिए या 1 लाख रुपया दीजिए, उन्होंने पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया, तो लोन भी है ना। महीने से भी प्रॉब्लम हो गया, तो मतलब अगर मुझे का पैसा वाला ये है, तो उसको हम एक बार में या मेरे लिए ऐसा नहीं दिखा सकते हैं कि मतलब एक बार में जो छोटा सा पैसा था 100 रुपीज 200 रुपीज 500, उसको रेवेन्यू मतलब एक्सपेंडिचर में शो कर देंगे। सीए को दिखाएंगे, आप बताएंगे ना कि मेरा एक्सपेंडिचर क्या है। हाँ, तो कोई एक्सपेंडिचर में हर का विवरण बिल्कुल जरूरी है भाई। 100 आप 100 रुपया पेमेंट किए, 100 रुपया नहीं सर, अगर हम लोग ऐसे बात हो रहा था अगर ये फुचका वाले को 100 रुपया पेमेंट करते हैं या समोसा वालों को 50 रुपया अगर करेंट अकाउंट से पेमेंट करते हैं, तो उनका एक छोटा भी कैसा भी इनवॉइस चाहिए और नहीं चाहिए। 100 रुपया से नीचे का नहीं चाहिए। चाहिए। 100 रुपया से नीचे समोसा वाला आपको क्या इन्वेस्ट बना के देगा, आप पहले बताइए। ये वाउचर बना, ये समोसा वाला को हम करंट अकाउंट से क्यों पैसा देंगे? करंट अकाउंट से क्यों देंगे? डज नॉट मेक सेंस फॉर मी। मान लीजिए कि आप ऑफिस चला रहे हैं, ऑफिस में कोई गेस्ट आए, आप स्टाफ रखे हुए हैं, नाश्ता पानी कराए, जैसे यहाँ बीआईए में आप नाश्ता पानी किए, ठीक है, तो आप कैश वो रखता है, स्कैनर रखता है, उसका आप वाउचर बनाइए। देखिए नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर अलग होता है। 100 रुपया आप बहुत तरह का पेमेंट किए, आप रिक्शा वालों को पेमेंट किए, कन्वेंस का एक्सपेंडिचर है। समोसा वालों को किए तो चाहे तो स्टाफ वेलफेयर हो या बिजनेस प्रमोशन हो गया, खुद का समोसा खाने के तो आपको छूट मिलेगा नहीं। ठीक है, आप खुद अगर समोसा खाए तो दैट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आप स्टाफ के लिए खर्च करती हैं तो स्टाफ वेलफेयर, बिजनेस के लिए करती हैं तो बिजनेस प्रमोशन, अपने के लिए थोड़ी छूट मिलता है। वैसा नहीं होता है। क्या लेकिन सर जितनी वाउचर बनाना पड़ेगा, वाउचर बनाना पड़ेगा। देखिए वाउचर, देखिए वाउचर जो होता है ना वो एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करता है। वाउचर क्यों बनाते हैं? वो एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करता है कि एक एक्सपेंडिचर किस मद में हुआ है। ठीक है, तो वाउचर के साथ साथ नारेशन भी लिखना है कि भाई ये नारेशन एक इस चीज के लिए हमने पेमेंट किया है, तो बनाइए फिर तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होगा। आप जैसे स्टेशनरी आइटम पेन खरीदे, पेन भी 50-100 रुपया दोगे। शायद एक चीज जानना चाहते हैं, मारवाड़ी फॉर्म में मैंने देखा है
वो लोग एक पन्ना रखते हैं, बीच में लाइन खींचते हैं, क्रेडिट और डेबिट, प्रत्येक दिन क्या करते जाते हैं। आपके भी ये लगता है। खुद ही थे और वो लोग मतलब लिखते थे कि अगर मेरे स्कूल का ही पैसा जा रहा है तो वो लिटरली लिखते थे, वो लोग लाल पेन से लिखते थे ये जो बच्चा जा रहा स्कूल के है लिए वो ले पेन गया, से, जो आ रहा था और लेकिन वो चीज हम लोग सीख ली। वो सीखिए। चलिए, और किन्हीं को कोई दिक्कत है? 933 4208590 8590 933 4208590 933 4208590 अरविंद कुमार। सर हम लोग को जीएसटी फाइल कराना है, तो आपके ऑफिस में आइएगा ऑफिस में मिलने का टाइम क्या होगा? 4 बजे से लेकर 7 बजे। तो जो मेन चीज अपने हिसाब से हम पहले करते हैं, मीटिंग वाला है। एक इशू तो उसका है, वो लिख के देगी तब ना। नहीं, वो दूसरा चल रहा है, रिहेबिलिटेशन देखता हूँ। इसी आशा के साथ कि आप लोग अकाउंटिंग सीख गए हैं, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट खुद का तैयार करेंगे, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत होगा किस चीज का, वाउचर का, सर बुक ऑफ अकाउंट को कैसे लिखना है इसका सर? आपको कैश बुक और लेजर मिलता है हाँ। स्टेशनरी दुकान में, आप वो खरीद लीजिएगा, मैनुअल बुक्स वाला, ठीक है। कैश बुक एंड लेजर, लेजर, ठीक है, वो खरीद लीजिएगा और उसी में लिखिएगा। कहीं कोई दिक्कत होगा एक दिन मेरे ऑफिस में आ लीजिए। हाँ, एक बेसिक चीज जानना जरूरी है। फिर क्या होता है, ये करके जाएंगे ना, ये साहब भी पहले बहुत- छोटा सा खरीदिएगा फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस। वाउचर भी उसके पास होगा, वाउचर जैसे हमने बताया, बोले वो हम डेबिट और क्रेडिट वाला हमको दीजिए, ठीक है। वो खरीद करके कहीं कोई दिक्कत होगा तो मेरे ऑफिस में आइएगा, बता दो। कैश बुक एंड लेजर, LEDGR, लेजर। वाउचर, क्रेडिट एंड डेबिट वाउचर। और सर ऐसा भी मैंडेटरी है कि हम लोग को वो हार्ड कॉपी रखना ही है 8 साल तक। तो ये आप इसमें नहीं रख सकते थे एक्सेल फाइल में? कुछ फाइलें जो है आपको प्रिंट निकाल के रखना है, अगर कंप्यूटर पर रखनी है तो 8 ईयर्स तक प्रिजर्व करके रखना। कभी कभी डिलीट हो जाता है, करप्ट हो जाता है, बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए मैं कहा कि सर हार्ड कॉपी में भी हर एक चीज को होना है। अच्छा सर, कभी हम लोग को हर एक क्वार्टरली उसका प्रिंट आउट निकाल के फाइल करना चाहिए। कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के रख सकते हैं, फाइल में लगा सकते हैं, ठीक है। Any doubt? वाउचर बनाते जाएंगे और हम पे तीन करना है कोई कोई इशू नहीं, किसी भी डिजिटल मोड से पेमेंट करने से कोई यूज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सर कम अगर हमने मान कर है जैसे 5 लाख का है एक बार में मान लिया ऑनलाइन डिजिटल कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए इनवॉइस जरूरी है। हाँ जी, मोबाइल जरूरी है, बिल्कुल वाली। हाँ, जियो कंपनी मोबाइल का लिमिटेड कंपनी है सर, लिमिटेड कंपनी है, सेबी के अंदर रजिस्टर्ड है, कंपनी जेड के तहत रजिस्टर्ड है, ठीक है। वो लिमिटेड कंपनी है।
प्रोप्राइटरशिप कंपनी में कौन सी? ये टाटा है, प्रोप्राइटरशिप कंपनी कोई नहीं है, टाटा वगैरह सब लिमिटेड कंपनी है। एयरटेल, प्रोप्राइटरशिप मतलब यू आर प्रोप्राइटर, ठीक है, जिसमें आप खुद का प्रोप्राइटर हैं, दैट इज द प्रोप्राइटरशिप, सिंगल ओनरशिप कर सकते हैं। हाँ, पार्टनरशिप कन्वर्ट करेंगे तो पैन अलग होगा, पार्टनर का पैन अलग हो जाएगा। फिर कंपनी प्रोफाइल अगर हम लोग बनाएंगे उसमें शो कर देंगे ना सर कि एक ना हम लोग जीएसटी पे और कच्चा भी कर रहे हैं काम, और उसमें है बिना वो एग्जेम्प्टेड सप्लाई में आएगा, जो भी एक कच्चा नहीं है आपका, एक एग्रो प्रोडक्ट है, वो 0% पे सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई। प्रोफाइल और सर कुछ ऐसा सेल हुआ जो कि हम लोग का ना बाहर से आया सेल होकर के, और वो उन्होंने ना मतलब कि अमाउंट जो है डाला अकाउंट में, तो वो सेल में नहीं दिख पाया, जैसे कैश जो है वो अकाउंट में डाला। कैश डाल दिया आपके अकाउंट में, हाँ, ठीक है, तो उसका सेल इनवॉइस रेज कर दीजिए। सेल इनवॉइस। बिल्कुल, लेकिन वो छोटा छोटा माल बिका, ऐसा नहीं कि वो जितना भी छोटा छोटा माल बिका था, आपको मान लीजिए 50 रुपए का बिका है, छोटा छोटा माल बिका था, लेकिन एक बार में आया था बल्क अमाउंट। आप डिफरेंट इनवॉइस रेज की होंगी ना, इनवॉइस भेजेंगे उनको, उसको भी हुआ है, वो देख लेते हैं, वो छोटा कच्चा बिल बना होगा, देख लीजिएगा, आप एक बिल भी बना सकते हैं। एक बिल बना करके और वो अगर कंपनी के डायरेक्टर भी जैसे हम हैं, अगर यहाँ से कैश कलेक्ट करके जाते हैं और वो डाल देते हैं अकाउंट में, और वो ये है कि 0% जीएसटी वाले स्लैब में सारा चीज हम लोग सेल किए, तो वो फिर शो कर सकते हैं। कलेक्शन कहीं भी आएगा, सेल कोई भी पैसा डालने से मतलब नहीं है, सोर्स क्या है दैट इज इम्पोर्टेंट, पैसा कोई भी डाल सकता है उसमें। सर अगर कोई फैमिली का पैसा है तो कभी ऐसा इमरजेंसी तो मैं अपने अकाउंट में रख ले सकता हूँ, बैंक वाले बिजनेस अकाउंट में नहीं ले सकते। मेरे अकाउंट से और मेरे डायरेक्टर के एक और डायरेक्टर उनके अकाउंट से कोई पैसा आता है तो वो पेड अप कैपिटल ठीक हो सकता है, 6 महीना से ज्यादा हो गया तो कैपिटल बढ़ाने के लिए डाल लेते हैं, ऐसे कुछ करके। कंपनी के केस में सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन मनी आता है, ठीक है, शेयर एप्लीकेशन मनी का एक फॉर्मेट पहले मिलता है, इशू होता है, उसके अगेंस्ट में पैसा आता है, और विद इन 6 मंथ्स जो शेयर एप्लीकेशन मनी आया है उसको यूटिलाइज नहीं करना है अनलेस कि उसका शेयर अलॉटमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो जैसे ही शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा आ गया, सबसे पहले आप अपना शेयर अलॉटमेंट कराइए, सर्टेन फॉर्मेलिटीज है, वो करने के बाद फिर आप उस पैसे को यूटिलाइज करें। आप कुछ पूछ रहे थे? जैसे सर बाद में अगर पार्टनरशिप करना हो तो फिर बैंक अकाउंट सब चेंज होगा, सब change होगा। हाँ, जीएसटी भी चेंज होगा A to Z, क्योंकि जीएसटी पैन बेस होता है। जैसे प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप में आप करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म का अलग से पैन आएगा, उस पैन के बेसिस पे भी जीएसटी नंबर चेंज हो जाएगा। पार्टनर का भी पैन रहेगा। हाँ, मेरा प्रोप्राइटरशिप जीएसटी मैंने मतलब ये कर दिया, सरेंडर कर दी। और पुराना वाला जो है उसको कैसे एक्टिव है कि नहीं है मेरा यूजर आईडी पासवर्ड मिला होगा आपको, हाँ, तो ये तो आप उनसे पूछिए, यूजर आईडी पासवर्ड देते लिखा है वो अपनी पासवर्ड, ये आपका राइट है ना। अरे नहीं, कैसे देंगे, आप मांगिएगा तब ना देंगे। डिजिटल सिग्नेचर जीएसटी पोर्टल पे जाइए, यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन कीजिए, आपको देख सकते हैं वहां से कि मेरा क्या स्थिति है। गूगल पे डायरेक्ट जीएसटी मेरे नाम पे कितना कंपनी है ये वो तो कंपनी में आप जाके देखिए कि आपके नाम पे कितना कंपनी है, आप जीएसटी से पहुंच जाती हैं सीधा कंपनी जाती है। अभी आप जीएसटी में आप जा करके यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके देखिए कि आपका जीएसटी सरेंडर हो गया है कि नहीं सरेंडर हो गया, फाइनल रिटर्न फाइल हो गया उसमें, हाँ तो हो गया, तो किस आपको दिखाएगा उसमें कि आपका सरेंडर हो गया। जैसे कंपनी का भी है ना डिजिटल सिग्नेचर वगैरह, सब सीएस आपके पास ही रहता है, हम लोग को नहीं देते।
LL आप मांगिए। सर आईडी पासवर्ड फॉरगेट होने के बाद फिर से नया सेट होता है, सेट होता है। हर चीज का पासवर्ड सेट होता है। टेंडर अगर कहीं ना हो, टेंडर का कहीं प्रॉब्लम होता है, उसके लिए टेंडर के लिए बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है, मार्केट बहुत सारे हैं जो टेंडर का काम करते हैं। GOV पे हम्म, हम्म, वो तो बैठते हैं, देख के बता देंगे आप कौन करता है। हम तो नहीं करते हैं, लेकिन बहुत लोग करता है टेंडर। तो बहुत सी चीजें जो कि हम लोग को फैसिलिटी नहीं मिल चाहते ये काम का कोई आदमी मिल जाए, क्योंकि हम बिजनेस करें ना, वो हमारे लिए काम करें तो उनको हम फीस दे पार्ट टाइमर अकाउंट मिल जाएगा बहुत सारा। है ना, जिस टाइप का काम मार्केट में हर सर्विसेज का होना अलग चाहिए। अलग आदमी है, जीएसटी के लिए है, ESIPF के लिए है, Brand टेंडर name के होना लिए है, चाहिए, जैसे product ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराना है हाँ, उसके trade- लिए है। तो मार्केट में हर तरह के प्रोफेशनल बैठे हुए हैं। बिहार में पटना में है सर, पटना में जल्दी नहीं मिल पाते हैं। पटना और में। कलकत्ता में चाहिए, फिर हमारा तो ऑनलाइन से ही हुआ। इसलिए कि पटना में ट्रेडमार्क कराने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक जो है प्रोफेशनल ट्रेडमार्क यहाँ नहीं है। ट्रेडमार्क सिर्फ कलकत्ता या दिल्ली अप्रोच करना पड़ता वो करें, है। हाँ वो वो हमसे फीस लें, वो मेरे लिए हाँ काम वो करें, कराते हैं। वो मेरा करने का। बिल्कुल कुछ कंप्लायंस होगा तो फिर वो करें, बिल्कुल वो बिल्कुल अपने टीम को रखें। बिल्कुल करता है। सब काम जब हम ही लोग करेंगे तो फिर हम लोग बिजनेस कहाँ नहीं से होता करेंगे? है, चीज पता ही नहीं होता है कि वो बंद हो गया तो कंपनी भी कंडीशन तो कभी बंद नहीं होती है ना। क्या नहीं बंद होगा। आप बिजनेस नहीं करिएगा, आप सरेंडर कर दिए तो प्रोप्राइटरशिप बंद हो गया। हाँ, प्रोप्राइटरशिप मान लीजिए बिजनेस ही जो नहीं है तो फिर प्रोप्राइटरशिप बंद हो गया। बाकी तो आदमी अकेला कभी भी कुछ कर सकता है। प्रोप्राइटरशिप किस, जब तक आप बिजनेस चला रहे तब तक ठीक है, जैसे प्रोप्राइटरशिप बिजनेस बंद हो गया प्रोप्राइटरशिप बंद हो गया। या फिर आप बिजनेस का नाम चेंज कर दें, या फिर आप बिजनेस बदल दें, प्रोप्राइटरशिप हो जाए। एक हमारा स्टार्टअप है, उनका खुद का प्रोडक्ट है, वो थोड़ा सा आपसे बात ठीक है, ठीक ठीक। और एनीथिंग? कोई पटना में कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाँ, उनका रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है? पटना में किस टाइप का कंपनी शुरू करना शुरू है? प्राइवेट कंपनी के रूप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में कि LLP के रूप में, किस रूप में करना चाह रहे हैं पहले बताइए। कौन सा चल रहा है, मतलब कमांड में है, पार्टनरशिप में, प्रोप्राइटर्स में भी कर सकते हैं इनिशियल, जब तक कि आपको अभी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप प्रोप्राइटर्स में भी कर सकते हैं। नहीं जैसे कमांड हो, जैसे कमांड तो प्रोप्राइटर्स में ज़्यादा कमांड होता है, आप खुद का मालिक हैं। वही जानना चाहिए। पार्टनरशिप में अगर 2 आदमी मिलेंगे तो 2 आदमी में कमांड हो जाएगा। इनका इनसे पूछना पड़ेगा भाई ये काम करें कि नहीं करें, नहीं करना पड़ेगा। पार्टनरशिप में अगर दूसरे LLP पार्टनरशिप का प्रारूप, यही हम जानना चाहते हैं, पार्टनरशिप में अगर पार्टनरशिप में करें। आपके अगर पार्टनर आपके साथ बिजनेस करने के लिए तैयार हैं, आपको हर चीज में दोनों की सहमति लेनी होगी, दोनों मिल करके म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, तब आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर चाहते हैं कि 100% मेरा कमांड है, ठीक है, तो फिर आप अपने वाइफ के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं जिसमें आपके काम कमांड ज्यादा रहे। कोई जरूरी नहीं कि 2 आदमी, मैंने पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन की जरूरत है, प्रोप्राइटरशिप के लिए सिंगल पर्सन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बाकी पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन की जरूरत पड़ती है, LLP के लिए 2 पर्सन की जरूरत पड़ती है, कंपनी बनाने के लिए 2 पर्सन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो कमांड हर जगह है। अब ये डिपेंड करता है, मान लीजिए कि जिस बिजनेस में बहुत ज्यादा फंड की रिक्वायरमेंट है, आप अकेले उतना करने के लिए सक्षम नहीं है, तो आप दूसरा पार्टनर सोच के लेके आइएगा। ठीक है, तो दोनों मिल करके फंडिंग कीजिएगा, वहां से बिजनेस शुरू कीजिएगा। लेकिन जिसमें पैसे की रिक्वायरमेंट कम है, कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है, आप अगर सक्षम है, कैपेबल है, तो आप खुद को पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं। हाँ जी, सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एक्सपेंडिचर सेक्शन 8 में, शायद सेक्शन 8 में हमको लगता है कि सिर्फ हम बनाए नहीं कभी किसी का, 6 या 7 आदमी जरूर पड़ता है।
सोशल एक्टिविटी के लिए ना। हाँ सेक्शन 8 बनाइए, 6-7 आप पढ़ेंगे। कर सकते हैं सेक्शन 8 में, कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। हम बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंडिंग के लिए फिर उसमें प्रॉब्लम आ गई, फिर फंड कैसे जनरेट कीजिएगा? फंडिंग के प्राइवेट कंपनी बना लीजिए, प्राइवेट कंपनी बना लीजिए। सर पेटेंट के लिए पैटेंट रिसर्च करा सकते हैं। हाँ एक बार में एक बेनिफिट लेना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं। पहले फंड बनाइए, उसके बाद सर कुछ मेडिसिन है जो कि हमें अपने आयुर्वेद से बना उसको पेटेंट करना चाहते हैं, करा सकते हैं, और कुछ हमारे पास टेक्नोलॉजी उसको करा सकते हैं। तो बहुत सारा है। एक नंबर हम दे देंगे, आप उनसे बात कर लीजिए, दिल्ली बेस से। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वो कर सकते हैं दोनों। हाँ कर सकते हैं। कि बच्चे जो आजकल ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं पेट पकड़ना नहीं चाहते, अच्छा उनकी हैंड राइटिंग एकदम खराब हो गई, उनकी हैंड राइटिंग को सुधार करने के लिए विद इन 10 डेज का अंकित वर्मा, अंकित वर्मा 997107106295। तो बहुत से अगर सोल्यूशन हम आपके यहाँ आ जाए तो मिल जाएगा। हाँ। तो हम ठीक है, आप जो नहीं करेंगे करें, किसी के पास तो भेज देंगे। हाँ इसी पर हम जो काम करते हैं हाँ, करवाते हैं, बाकी रेफर कर देते हैं। छोटा भाई मेरा आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ इंडिया, अच्छा वो आता है तो वो चाहता है कुछ हम करें, हाँ बिल्कुल। कल वो गाइड ही नहीं हो पाता है। हमने कहा कि सही जगह भेज देंगे, कम से कम जितना उसके मन में क्यूरीज है वो आपसे जवाब तलब कर लो, उसके बाद होता है क्या सर, हम लोग पहले खोल लेते हैं, बाद में सीखना चाहते हैं तो फ्लॉप कर जाते हैं। बहुत दिक्कत है। चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ